ओके ना सीधे है। तो यहाँ पर आप देखें एक नया सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम, नाम से ही जाहिर है। एंडोक्राइन, दिस सिस्टम इज एक्चुअली रिलेटेड हियर टू द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का पता है कि दीज आर एक्चुअली सिंथेसाइजिंग एंड सीक्रेटिंग द chemicals which are secreted and they are released into the blood, and they will act at the distant places, on the organs and the distant places where there will be specific receptors for them. इस घूमेंगे तो पूरी सारी दुनिया में, लेकिन एक्ट सब पे तो नहीं ना करेंगे, वहाँ करेंगे जहाँ इनके रिसेप्टर्स होते हैं। और इन केमिकल्स को, इन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम हार्मोन्स कहते हैं। और ये जो आपको ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स, क्योंकि इनके डक्ट्स नहीं होती। ये भी एक तरह से एपिथेलियम से ही डेवलप होते हैं, लेकिन बाद में एपिथेलियम से डिटेच होके फिर अंदर अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू में डूब जाते हैं। तब उनका सरफेस से कांटेक्ट रहता ही नहीं है, क्योंकि जो एपिथेलियम है ना, एपिथेलियम से अगर कोई ग्लैंड बन गया तो उसका तो सरफेस से कांटेक्ट रहेगा। जैसे मैंने बताया, जैसे ये एपिथेलियम है, दिस इज एपिथेलियम। अब देखें आप, एपिथेलियम होता क्या है, देखें ये एपिथेलियल सेल्स हैं, सिंपल हो, स्ट्रेटिफाइड हो, जो भी हो, ये तो सिंपल दिखाया मैंने, सरफेस पे से चलते रहें। अचानक इनको पता चल गया कि हमें किसी सीक्रेशन की ज़रूरत है, तो यही एपिथेलियम ग्लैंड बन जाएगा। कैसे ग्लैंड बनेगा? यही एपिथेलियम यहाँ से ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जिसके ऊपर ये लगा हुआ था, सेटल्ड है जहाँ पर। एपिथेलियम के लिए ज़रूरी होता है कि इट शुड हैव अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, दे आर सेटल्ड ओवर द बेसमेंट मेम्ब्रेन आइदर इन अ सिंगल लेयर और देयर विल बी मल्टीपल लेयर्स वहाँ जहाँ उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है ज़्यादा, वेयर एंड टेयर ज़्यादा है, यहाँ पे चोटें लग रही हैं, तो जहाँ स्ट्रेटिफाइड होगा। और जहाँ स्ट्रेटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही डेलिकेट होगा वहाँ पर। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ यहाँ से गुजर रही है और एकदम से एब्जॉर्ब करना है, तो वहाँ लेयर्स तो नहीं ना होंगे, एब्जॉर्ब करके उसको ब्लड में फ़ौरन भेजना है, तो लेयर क्या होगा? डेलिकेट, सिंगल एपिथेलियल लेयर, सिंगल लेयर होगा। ऐसे एपिथेलियम को सिंपल एपिथेलियम कहते हैं। और जिसके स्ट्रेटिफाइड होते हैं, लेयर्स होते हैं, उसको स्ट्रेटिफाइड जैसे ये सरफेस है, जैसे ये सरफेस है। अब सरफेस से होते होते इनको पता चला यहाँ सीक्रेशन है, स्वेट वगैरह है, सीक्रेशन है, सबेशस मटेरियल है, ये ग्लैंड वगैरह है, तो ग्लैंड से निकलेगा। तो यही एपिथेलियम क्या करेगा? अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन को ऑर्डर करेगा कि ये नीचे चली जाए। तो कैसे होती है? तो कैसे फिर वापस आ जाए वैसे। अब जो नीचे गई तो कौन गया? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ऐसे कोई नेकेड जाएगी कि इसके ऊपर भी एपिथेलियम लगा हुआ, तो ये नीचे लटक गया। अब ये जब सीक्रेशन देगा तो खुद सोचो ये कहाँ आएगी? सरफेस पे। तो ये जो है ये इसकी बॉडी कहलाएगी, और जिसके ज़रिए ये निकल के इधर गया है ना, उसको डक्ट कहेंगे। तो इसका मकसद है कि इनके पास डक्ट्स होती हैं, ये डक्ट्स वाले ग्लैंड होते हैं। ऐसे ग्लैंड को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी किसके पेट से निकले हैं? एपिथेलियम के। और ये एपिथेलियम के पेट से, और नीचे कहाँ गए हैं? ये नीचे क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। अगर इसका नाम मैं डाल दूँ एपिडर्मिस, तो नीचे डर्मिस, तो एडर्मिस में अंदर चली जाए ऐसे। और इसका नाम इत्तेफाक से ये नीचे क्या है? बड़ा इतना है लंबा, और इतना नीचे जा नहीं सकता, तो फिर ये नीचे क्या हो जाता है? यहाँ इसकी कॉइलिंग हो जाती है ऐसे। फिर ऐसे आगे सीधा कर दूँ तो ये लंबा हो जाएगा ऐसे, जगह जो नहीं है तो नीचे। तो ये सिंपल कॉइल्ड ग्लैंड होता है। बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है ये स्वेट ग्लैंड का। ऐसे ग्लैंड और कोई होती नहीं है, ये होती है। इनको हम कहते हैं स्वेट ग्लैंड्स। ये सिंपल ट्यूबुलर कॉइल्ड ग्लैंड है। ये नीचे से कॉइल करके ऐसे गुच्छा सा बन जाएगा। सीधा कर दूंगा तो लंबा है, इतनी जगह ही नहीं। और ऐसा ही फिर हमने यहाँ से हेयर बनाया, तो ये हेयर भी ऐसे ही, हेयर फॉलिकल, और वहाँ से हेयर निकलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि यार इसकी वाल जो है ना, ये थोड़ी सी ऑयली हो, ताकि हेयर जब बाहर निकले तो थोड़ा सा ऑयली, थोड़ा सा शाइनी हो, और बाहर निकले तो बड़े आराम से निकल आए बाहर। तो इसकी साइडों को थोड़ा मोबिल ऑयल सा लगा देंगे। ऑयल जो लगा देंगे तो फिर ग्लैंड की ज़रूरत पड़ गई। और जो ग्लैंड की ज़रूरत पड़ गई, तो यही जो एपिथेलियम का जो अंदर हेयर फॉलिकल गया था ना, इसकी वाल जो है ना, ये क्या करेगी? यहाँ से ऐसे करके ये एक और ग्लैंड जो हेयर फॉलिकल के वाल के साथ अटैच होगा, इसका नाम सबेशस ग्लैंड। और ये सबेशस ग्लैंड अपनी सीक्रेशन किसमें डालेगा? हेयर फॉलिकल में। और जो हेयर यहाँ से निकलेगा तो अपने साथ सीबम को भी बाहर ले आएगा। अगर ज़्यादा सीबम है तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑयली होगा, और ऑयल जो है वो आपकी थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी, बोलेंगे कि डैंड्रफ हो गया है। तो ये एपिथेलिया कहाँ से आते हैं? ये ग्लैंड्स किधर से आते हैं? एपिथेलियम से। लेकिन अगर ये ग्लैंड अंदर चला गया, जैसे ये मैं बताऊँ आपको, ये ग्लैंड अंदर चला गया, अब हर ग्लैंड को क्या है? डक्ट है। ये भी क्या है? डक्ट है, इसके अंदर एपिथेलियम है। लेकिन अगर ये डक्ट खत्म हो जाए, न रहे, और ये यहाँ से राउंडेड हो जाए और अंदर ये हो जाए, जैसे ये फ्री हो जाए, तो ग्लैंड तो रहेगा ना। तो ये जो ग्लैंड अंदर चला गया, ये डक्टलेस है।
अब अगर डकलेस है, यहाँ से सीक्रेशन निकालेंगी तो गेट ही नहीं है, इसको तो जाए किधर ये। अब की बार वो जो यहाँ से निकला था ये तो उस ग्लैंड की सीक्रेशन थी। ऐसा ये तो मैंने अभी स्वेट ग्लैंड दिखाया, ऐसा स्टमक में भी होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ऐसा पैंक्रियाज में भी होता है पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स, ऐसा लिवर में भी होगा तो लिवर की अपनी सीक्रेशन है, इंटेस्टिन की अपनी सीक्रेशन है, सबकी होती है सीक्रेशन, सारी ल्यूमन में फूड में डाल देते हैं। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का खेल है सारा। पैरोटिड ग्लैंड इतना बड़ा सीधा माउथ में डाल देगा, डक्ट है उसकी अपनी, ग्लैंड की शक्ल है ये सेम एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ऑल दीज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ योर नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम होगा जो इनवॉलंटरी होगा वो होगा ऑटोनॉमिक, कहीं पे सिंपैथेटिक कंट्रोल होगा उसको, कहीं पर पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल होगा, ज्यादातर पैरासिम्पैथेटिक। हर ग्लैंड जितने भी होते हैं ना पूरे बॉडी के अंदर, ऑल दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो ही उनको स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से सीक्रेशनें बाहर आती हैं, सवाए उस जगह के जहां सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पहुंच नहीं सकता। सरफेस पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं पहुंच सकता, तो वहां पर स्वेट ग्लैंड को भी सप्लाई देने के लिए वहां पर सिंपैथेटिक पहुंचता है। तो इसका मतलब आपकी जो स्वेटिंग होती है ना वो पैरासिम्पैथेटिक नहीं कराता, सिंपैथेटिक। क्यों? क्योंकि स्किन पर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पहुंचता ही नहीं, वो यहाँ कराता है। तो इसका मकसद है कि जो स्वेटिंग आपको होगी वो इमरजेंसी में होगी, भागने से होगी, टेंशन में, एंग्जाइटी में आपको पसीने आएंगे, सोते हुए आपको नहीं आएंगे, अनटिल के कोई एबनॉर्मलिटी ना हो जाए। गर्मी ना भी हो, इवन ठंड भी हो, इवन तो भी अगर एबनॉर्मलिटी है, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा हुआ है, हाइपरथायराइडिज्म है, तो आपको ठंड में भी पसीने आएंगे, आपको गर्म होंगे, आप इवन ठंड के अंदर भी इवन आपको पसीने आएंगे, ऐसी भी चल रही होगी फिर भी पसीने आएंगे। तो ऐसे पेशेंट जो अमूमन होते हैं उनका हाथ मिलाओ तो उनके हमेशा पाम जो हैं वो गीले होते हैं उनके, क्योंकि अंदर गर्मी नहीं, अंदर मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई है। दिस इज बाय वर्च्यू ऑफ सर्टेन हार्मोन्स व्हिच आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द बेसल मेटाबॉलिक रेट, खास तौर पे थायराक्सिन। सर थायराइड में कौन सा हाइपर या हाइपर में तो खुश्क होगा बिल्कुल, का मेटाबॉलिक रेट बहुत लो होगा। लो होने की वजह से अंदर गर्मी ही नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी तो उसको ठंड लगी रही होगी, इतना कुछ गर्मियों में भी उसको ठंड लग रही होगी, गर्मियों में भी जून में भी आप जाएंगे तो इतनी ठंड लग रही होगी कि पंखा बंद होगा, जुलाई में वो कंबल पहन के सोया हुआ होगा। ये हाइपोथायराइडिज्म, और हाइपोथायराइडिज्म जो होगा उसके साथ और भी बहुत मसले हैं। एक दफ़ा एक हाइपोथायराइडिज्म में एडल्ट को, जिसको मिक्सिडीमा भी कहते हैं, मिक्सिडीमा मिक्सोमेटस सब्सटेंस अंडर द स्किन, वो आम वाली एडिमा नहीं, मिक्सिडीमा। आम वाली एडिमा में तो आप सिर्फ पिट अंदर ऐसे डालेंगे तो पिट बन जाएगी, पिटिंग एडिमा होती है। मिक्सिडीमा में इसमें मिक्सोमेटस सब्सटेंस होता है, उसमें पिट नहीं बनती, स्वेलिंग होती है, मुंह सूज जाता है, पार्टी सूज जाती है, ये मिक्सिडीमा कहलाती है। ये हाइपोथायराइडिज्म है। इसका ट्रीटमेंट है थायरॉक्सिन, आपकी शार्ट, वो तो लाइफ लॉन्ग है, वो तो यकीनन लाइफ लॉन्ग है, क्योंकि वो ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से उसका थायराइड ग्लैंड पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। अब थायरॉक्सिन की सोर्स ही नहीं रहेगी तो और कहीं से थायरॉक्सिन आती ही नहीं है, तो फिर क्या करें, बाहर से लो। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या करते हो, बाहर से इंसुलिन हर हाल में आपको लेनी है। एक दफ़ा जब पता चल गया कि आपका पैंक्रियाज इंसुलिन बना ही नहीं रहा है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सवाए इसके कि टू गेट दी एक्सोजीनस इंसुलिन। तो जहाँ पे भी एक्सोजीनस थायरॉक्सिन आप बाहर से लेंगे तो टेबलेट्स मिलती हैं वो हमेशा। या आपको अगर आपने कंप्लीट थायराइडेक्टमी करवा दी है तो फिर भी आपका लाइफ लॉन्ग आपको थायरॉक्सिन लेनी है, 2-3 टेबलेट जो भी आपके रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको फॉर लाइफ लेनी पड़ेगी। ठीक है, 3 टेबलेट 2 टेबलेट डेली लेना कोई मसला नहीं है, ये आप छोड़ तो नहीं सकते थे क्योंकि इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ड्राइनेस तो हाइपोथायराइडिज्म की, मिक्सिडीमा की वजह से हो सकती है, वो उसकी वजह से। बाकी ड्राइनेस के अपने अपने काजेज हैं, जाहिर है हर ड्राइनेस एक काम की वजह से नहीं होगी। बहुत सारे लोगों की स्किन के अंदर सेबेशियस मटेरियल कम निकलता है, किसी को ज़्यादा निकलता है, किसी को क्या है, कोई ऑयली ज़्यादा होता है, कोई ड्राई ज़्यादा होता है। अब ये स्किन के मसले हैं, ये आपको बाय बर्थ ही मिले हैं, ये सारी ज़िंदगी चलेंगे, सारी ज़िंदगी चलेंगे। तो फिर आपका जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, समझ लो कि वंस डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए वंस अ पेशेंट ऑलवेज अ पेशेंट। आप हैं पेशेंट उसके तो हमेशा ही रहेंगे। मुश्किल से कोई डिजीज़ होंगी जो वो ट्रीट मुकम्मल करके क्योर कर देगा, इसकी कोई क्योर ही नहीं होगी। इसके लिए कहाँ से दूसरी लाओगे, ये वो आपको हर दफ़ा आपको अलग अलग मॉइस्चराइज़र देता रहेगा जो आपको सूट करे। फिर आप जाएंगे मैं ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा लगा रहे मुझे ये हो रहा है, तो वो आपको थोड़ा कम कर देगा, थोड़ी और दे देगा। फिर ये इनके पास क्यों इतने ज़्यादा पेशेंट होते हैं? आप जाएंगे ना, जब आप लिस्ट बनाएंगे, आप डेली जाके देखेंगे 30-40 पेशेंट बैठे हुए। आप 2 महीने जाओ, एक पेशेंट की लिस्ट बनाओ, आखिर में बना नेट पेशेंट 200 से ज़्यादा नहीं होंगे। ये डेली आज 40 आए ना, तो अगले दिन जो 40 आए होंगे वो पिछले हफ्ते में भी उसमें 20 पिछले हफ्ते वाले होंगे। सेम लोग बार बार आते हैं। पूरी ज़िंदगी में ये मेरा ख्याल 300 से 400 पेशेंट देखते हैं,
लेकिन जब जाओ 30-40 पेशेंट बैठे होते हैं इनके पास। क्यों? क्योंकि स्किन के किसी डिजीज का क्योर ही नहीं है। हाइपर हाइड्रोसिस हो जाती है, पसीने ज़्यादा आते हैं। अब वो डॉक्टर क्या करेगा? सर मारेगा, क्या करेगा? आपको बोलेगा कि नहीं है, ये वाश लगा लो, ये कर लो, ये फलां कर लो, ये आपको इस तरीके से। अब ज़ाहिर है वो डॉक्टर आप समझते हैं कि शायद यही इलाज है, होगा उससे भी, मैं मानता हूँ। मॉइस्चराइजर आप देखें, सर्दी में ड्राइनेस हो गई है, बहुत सारे लोगों को ड्राइनेस होती है। ड्राइनेस क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्किन उनकी ड्राई होती है, तो फिर आपको मॉइस्चराइज़र दे देगा। लेग्स को मॉइस्चराइज़र लगाओ, यहाँ करो, ये फेस पर ये लगाओ, वो लगाओ, ये सारी चीज़ें आपको इसे बोल देगा और मॉइस्चराइज़र आपको फ़ायदा दे देगा। ज़ाहिर आउटसाइड मॉइस्चराइज़र आपने आउटसाइड लगाया। डेंड्रफ जिनको ज़्यादा आता है ना, वो बोल देंगे हेड एंड शोल्डर ले लो। हेड एंड शोल्डर 2 दिन नहीं लगाओ, फिर आ जाएगा, क्योर नहीं होगा। क्योर नहीं होगा। वजह ये है कि स्किन का वो कम्प्लेक्शन जो है ना, वो आपका दूसरों से डिफरेंट है, तो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आप वो समझ जाओ तो फिर आप डॉक्टर के पेशेंट नहीं रहोगे, फिर आप खुद ही कर लोगे फिर अंदर से। तो ये मैंने बताया, ये है आपका क्या। अब अंदर जो डूब गया उसका डक्ट टूट गया, तो फिर कहाँ चला गया? ये आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फैल गया। तो कहाँ ये बैठा हुआ है? ये वाला जो ग्लैंड आया तो उसी एपिथेलियम से, डेवलपमेंटली वहीं से आया है। अब एपिथेलियम का हिस्सा नहीं रहा, और ये कहाँ आ गया? कनेक्टिव टिश्यू आपको पता है रिच इन ब्लड सप्लाई होती है। अब यहाँ से जो सीक्रेशन निकलेगी, तो फिर इसके डिलीवरी के लिए एक ही सोर्स होगा, वो होगा ब्लड। कहीं से तो देगी ना सर। वो डक्ट है लैंडलाइन फोन तार वाला, ये डक्टलेस है सेल फोन। आवाज़ तो पहुंचा नहीं है, वो पहुंचाओ, ये पहुंचाओ, आवाज़ पहुंचा नहीं। तो इसका मकसद है कि अब यहाँ से आप ब्लड में डाल देंगे। ब्लड में जैसे डाल देंगे, वो ब्लड में पूरा सर्कुलेट करेगा, पूरी बॉडी में। अब जो ब्लड में जाएगा तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, और जब पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा तो फिर हर आर्गन पर जाएगा, दस्तक देगा, लेकिन एक्ट करेगा जहाँ इसके रिसेप्टर। इसलिए आपको ब्लड में डालना लाजमी है। आपको जाहिर है, आपको जाना है लाहौर, सखर से तो गुजरना होगा। आप ऐसे तो नहीं आप कह सकते गाड़ी वाले को, ये सखर तो मुझे आना ही नहीं था, यहाँ कैसे आ गए? मतलब है आपको यहाँ से गुजरना है। 50 स्टेशन रास्ते में आते हैं, पिंडी तक पहुँचते उतरोगे वहाँ पर जहाँ आपके रिसेप्टर्स हैं, जहाँ आपका घर, जहाँ आपकी डेस्टिनेशन है। फिर लेंगे तो ब्लड है, ब्लड आपका कोई थायराइड ने कोई ख़रीद लिया है क्या? ये ब्लड तो सभी इस्तेमाल करते हैं। वो लंग से गुजर जाता है, वो ऑक्सीजन डाल देता है उसके अंदर। रोड है, कोई भी आ सकता है। तो ब्लड तो एक रोड है ना, एक तरह से एक रोड की तरह है, ट्रांसपोर्ट है, उसमें डाल दे। उसके लिए आरबीसी है, चलो इनके लिए प्लाज्मा प्रोटीन है, वो बाइंड कर देगा उसको। कोई है, हर एक के लिए अपने अपने रास्ते हैं। कोई किस चीज़ से जाए, कोई किस चीज़ से जाए। ट्रांसपोर्ट का रास्ता ब्लड के अलावा और कोई भी नहीं, मतलब कोई नहीं। और फिर इसका मकसद है कि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा। असल चीज़ ये है कि ये हैं ऐसे ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स से एक्चुअली जाहिर है एक 2 सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो आपके मर्जी के बगैर आपके इन सारे सिस्टम की होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं। एक नर्वस सिस्टम है जो बहुत ही क्विकली इमरजेंसी के तौर पे, जैसे फौरी तौर पे, फ़ौरन जैसे होता है ना, जैसे आप आ गए, भूख लगी है, फ़ौरन पहले तो बिस्किट वगैरह एक आध खा लेते हैं आप, तब तक जब तक खाना बन न जाए। वो जो बिस्किट वगैरह खा लिया ना, ये न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, फौरी तौर पे, सेकंड्स में। लेकिन वो चलेगा ज़्यादा नहीं, अभी आपको बचाएगा। जैसे आपको चोट लगी, ब्लड चला गया, वेसोकंस्ट्रिक्शन, अभी तो ये न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। लेकिन अभी आपको फौरी तौर पे चंद घंटों के लिए, आधे घंटे के लिए ये बचा लेगा। वेसोकंस्ट्रिक्शन करके वो जो फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर था उसको थोड़ा सा मेंटेन करेगा इमरजेंसी में। वेसोकंस्ट्रिक्शन किसके वजह से? सिंपैथेटिक की वजह से। लेकिन सिंपैथेटिक वाला जो है ना, ये कमांडो की तरह, ये ज़्यादा चलेगा नहीं। वो जो ज़्यादा नहीं चलेगा तो तब तक कौन आ जाएगा? हार्मोन्स आ जाएंगे, तब तक पहुंच जाएंगे लोग। ये चौकीदार है, नर्वस सिस्टम चौकीदार है। फौरी चोर को उसके साथ कम्बैट होता है उसका, लेकिन तब तक पहुंच जाती हैं इंफॉर्मेशन पुलिस तक, वो पुलिस की मोबाइल में पहुंच जाती है। ये हार्मोन्स हैं, इसमें टाइम लगता है। ये पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल नहीं, कौन? नहीं, वो जो एंडोक्राइन है उसका कंट्रोल भी एंडोक्राइन ही करते हैं। पहले सिंपैथेटिक ने काम किया आपका, आप इमरजेंसी में हो, then this will be taken over by endocrine system। वो एंडोक्राइन सिस्टम को, जैसे आप कह रहे हैं ये सिंपैथेटिक था सर इमरजेंसी में, उनको पैरासिम्पैथेटिक बुलाएंगे। क्यों भाई बुलाएंगे? अभी इमरजेंसी जारी है। पैरासिम्पैथेटिक आराम वाला सिस्टम होता है, वो जब आप आराम में आ जाओगे तब जाके वो पैरासिम्पैथेटिक जागता है। ये अभी भी तो इमरजेंसी है। पुलिस को हम आराम में कब बुलाते हैं? वो भी इमरजेंसी है, लेकिन उसको कौन बुलाएगा? उनको ये नर्वस सिस्टम उनको भी बुला सकता है। ये नर्वस सिस्टम को बोलेगा हमारा टाइम एक्सपायर हो रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक कम काम कर सकते हैं, आप जल्दी आ जाओ। इसका मकसद है कि यही नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक, इसने किसको बुलाया? हार्मोन्स को बुलाया। नंबर 1 कौन से हार्मोन्स?
वो आता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हार्मोन्स को कैसे बुलाया जाएगा। ये हार्मोन्स को बुलाया, लेकिन हार्मोन्स सिर्फ इनकी बात नहीं मानते हैं। हार्मोन्स के अपने भी सोर्सेज होते हैं, कोई और हार्मोन्स जो उनको रेगुलेट करते हैं कि ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, अब आ जाओ। अब बोलेंगे उन यानी एक एंडोक्राइन ग्लैंड होगा जो उनका बाप होगा, उस बाप का दादा भी होगा, यानी उसका भी बाप होगा, वो बाप, फिर ये बाप, फिर उसके बाद नीचे आओगे तो ये वो निकालेगा जाके। और इन सब का बाप जो है ना वो हाइपोथैलेमस है, यानी दादा है उनका हाइपोथैलेमस, और उसका बेटा है वो पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो निकलेंगे ना तो उनके बच्चे इतने हैं ज़्यादा कि सबको अलाउंस भेजता जाएगा जब जो ज़रूरत हो। ये नहीं है कि हाइपोथैलेमस एकदम जी करेगा कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड में 6 हार्मोन्स है 6 ही निकालूं, नहीं, जिसकी जिस वक्त ज़रूरत है। अब हाइपोथैलेमस को कैसे पता चलेगा? हाइपोथैलेमस के ऊपर इसकी गाइडेंस बैठी है ना आपकी सेरिब्रम, और सेरिब्रम में अगर विजन आ गई ना, ये विजन, ये शेर भयानक, ये वो फलां, ये आपको उस हिसाब से आपके, लेकिन आप आंखें बंद करके खड़े उधर ही हैं, आप सुन ली शेर की आवाज तो उस हिसाब खड़े उधर ही हैं, आंखें बंद हैं। जैसे हमारे लोग होते हैं, मसाले होते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, यार कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर ठीक है देखते हैं। जैसे कहते हैं कि कबूतर बिल्ली को देख के आंखें मूंद लेता है। अब जो आंखें मूंद लेगा तो बिल्ली है ही नहीं, खतरा तो है ना, बिल्ली कैसे नहीं है? अब तुम्हें नजर नहीं आ रही है क्योंकि तुम उस मसले से आंख चुराना चाहते हो, और पता चलेगा अगर आंख बंद की उधर दबोच लिया बिल्ली ने उसको, क्योंकि बिल्ली तो मौजूद थी। तो इसका मकसद है कि डर खत्म हो गया, उसका डर खत्म हो गया, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ है, तो थोड़ी देर बाद वही नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके से ब्रेन उसको समझाएगा। लेकिन अगर आपने आंखें बंद कर दी और उधर से शेर धाड़ा, तो अब की बार यही इन्फॉर्मेशन कहाँ से जाएगी? और शेर की धाड़ तो आपको पता होती है, वो तो आपको याद है कि शेर की धाड़ ऐसे होती है, ना भी हो तो सुना हुआ है कहीं ना कहीं। अगर शेर बाहर धाड़ेगा या बिल्ली म्याऊं करेगी तो आप नहीं बोलेंगे यार ये बिल्ली है कि चिड़िया है, कोई करेगा ऐसे? कोई उसको पता है ना, ये चिड़िया की जो होती है आवाज़ मुख्तलिफ होती है, कोयल की मुख्तलिफ होती है, इस समय पता होता है, ये सारी ब्रेन में फीड होती है। हाँ, अगर कोई नई आवाज़ आई ना तो फिर आप सोचेंगे ये पता नहीं किस चीज़ की आवाज़। लेकिन उसमें भी पता चल जाता है डेंजर है कि नहीं है। डेंजर है तो इसलिए पता चल जाएगा। अगर बिल्ली करेगी तो आपको कौन सा डेंजर है, बिल्ली क्या कर लेगी? वो आपका ब्रेन आपको बता देगा कि ये बिल्ली है तो आपका बिल्ली का वो शब्द शेप आ जाएगी, वो सारा उसकी आदतें ये वो आ जाएंगे, आप क्यों डरेंगे? आप आराम से बैठे होंगे। बिल्ली बाहर से म्याऊं करेंगे, आप ऐसे आराम से बैठे होंगे। यहीं अगर खुदा न खासा अगर कुत्ते ने कोई भौंकना शुरू कर दिया ना तो थोड़ा डरेंगे आप, तो पता नहीं ये कुत्ता किस किस्म का है, क्या है। कुत्ते थोड़े डेंजरस होते हैं, कहीं अंदर तो नहीं आ जाएगा, थोड़ा बहुत। लेकिन यहीं अगर शेर की धाड़ होगी तो फिर तो पता नहीं, फिर तो आप सोचेंगे ही नहीं कि शेर कहीं खतरनाक है कि नहीं है, वो शेर होता ही खतरनाक है। तो कहने का मकसद ये उसके ऊपर फिर उसको समझाने वाला कि कब क्या करना है, फिर आपके सेरिब्रम है। और सेरिब्रम के कनेक्शन होते हैं बाकायदा हाइपोथैलेमस के साथ, और हाइपोथैलेमस तो जुड़ा हुआ है तुम्हारे पिट्यूटरी के साथ, और पिट्यूटरी से जैसे निकलेगा वो ब्लड में, और ये सारा काम ब्लड के जरिए होगा ब्लड के जरिए। जहाँ नर्व टू नर्व हो गया तो भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें इस तरीके से यहाँ पर मौजूद होती हैं। कुछ ये सारे जितने भी ग्लैंड्स दिखा रहा हूँ ना आपको, ये ग्लैंड से ही निकलेंगे हार्मोन्स, लेकिन कहीं कहीं न्यूरॉन से भी निकलते हैं, जिनको हम तो समझते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर हैं। भाई न्यूरॉन से निकलने वाला न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है ना, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर लफ्ज तब डालेंगे जब वो न्यूरॉन से निकले, एक्सॉन में जाए, और ठीक उसका इफेक्टर ऑर्गन उसके साथ आगे बैठा हुआ, और यहां डाले उस पर क्या, न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से उस ऑर्गन पे इफेक्ट हो। हाँ, वो फास्ट ही होगा यकीनन, न्यूरॉन से फास्ट ही करेंगे, वो हो इफेक्ट इस तरीके से अगर है ना, अगर तो फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर। अगर ये यहाँ है ही नहीं, वो केमिकल खामखा डाल रहा है, भाई क्यों डाल रहे हो, यहाँ तो कोई है ही नहीं। ब्लड में डाल, जैसे आप नहीं होते, मैं यहाँ बैठ के बात करता हूँ, मैं न्यूरॉन्स में बात तो कर रहा हूँ, आगे सुनने वाले लोग ही नहीं है, तो इसका मकसद है कि मैं फालतू में नहीं कर रहा हूँ बात। ये जो मैं यहाँ डाल रहा हूँ ना, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो ये भी जो यहाँ डाला है ना इसने, ये ब्लड खींच के ले जाएगी। अब जब ब्लड खींच के ले जाएगी तो इफेक्ट आ रहा है, पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है, तो पर अब इसका नाम न्यूरोट्रांसमीटर नहीं डालेंगे आप, न्यूरो हार्मोन, शाबाश, इसका नाम न्यूरो हार्मोन डालेंगे। तो इसका मकसद है कि न्यूरॉन से निकलते हुए सीक्रीशंस ऑलवेज न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होते, न्यूरो हार्मोन भी होते हैं। सेम एलिमेंट, सेम कंपोनेंट, सेम हार्मोन, कहीं हार्मोन है, कहीं न्यूरोट्रांसमीटर है। मिसाल ले लो, ये है आपकी किडनी के ऊपर टोपी की तरह ये बैठा हुआ है तुम्हारा सुपराइनल ग्लैंड। इसके दो हिस्से होते हैं, एक ये अंदर
और एक ये बाहर वाले को जब हम कार्टेक्स कहते हैं तो अंदर वाले को मजबूरन मेडुला कहना पड़ता है। ये दुनिया का उसूल है, एनाटॉमी का उसूल है। बाहर अगर सुपरफिशियल अगर कोई चीज़ कार्टेक्स कहलाएगी तो अंदर वाली डीपर चीज़ का नाम लाजमन मेडुला होगा। सेरिब्रम और सेरिबेलम में तुम्हें बताया नहीं गया है कि ऐसा है, लेकिन जनरल साइंस की बुक्स में, जनरल साइंस की बुक्स में उसका मेडुला नाम लिखा है। हाँ ऐसा है। मैं पहले सोचता था कि क्यों नहीं डाला है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है ना, इतने मेडुला हम क्या करेंगे। स्पाइनल कार्ड का नाम मेडुला है, खींच के उसको ऊपर ले गए, उसका मेडुला ओब्लोंगेटा है, वो नाम उसने पकड़ लिया मेडुला, इसको कोई जानता ही नहीं कि इसका नाम मेडुला है, हालांकि इसका बेचारे स्पाइनल कार्ड का नाम है स्पाइनल मेडुला, वो मेडुला ओब्लोंगेटा। फिर तुम उसके व्हाइट मैटर को भी मेडुला नाम डालो, फिर सेरिब्रम के व्हाइट मैटर को मेडुला, ये तो मेडुला की जंगल में फंस जाएंगे, वो नाम ही नहीं डालते। लेकिन जहाँ कार्टेक्स होता है वहाँ मेडुला लाजमी है डीपर, तो यहाँ डीपर ये वो जो अंदर है ना ये पड़ा हुआ, ये न्यूरॉन की कलेक्शन है। ये एक्चुअली ये गैंग्लियन है, न्यूरल क्रेस्ट सेल से आता है। ये तो कार्टेक्स ने इसको सपोर्ट देके अंदर दाखिल कर दिया है, कार्टेक्स के साथ इसका कोई वास्ता ही नहीं। कार्टेक्स कौन सा मेसोडर्मल, ये कहाँ न्यूरल क्रेस्ट सेल्स की डेरिवेशन, ये तो अंदर फंस गया है। सिर्फ फंसने की वजह से मेडुला नाम डाल दिया, और क्योंकि सुपराइनल ग्लैंड में ही फंसा है तो हम इसको सुपराइनल या एडिनल मेडुला कहते हैं। और ये जो न्यूरॉन्स है ना यहाँ पर, अगर ये न्यूरॉन यहाँ है तो इनके डेंड्राइट्स तो बहुत ही छोटे छोटे होंगे यहाँ पर। क्यों? इनका इफेक्टर आर्गन इधर है ही नहीं, है क्या? खुद ही पता नहीं कैसे फंसे इनका, कौन से इफेक्टर आर्गन यहाँ आएगा इनके लिए। और ये जब जरूरत पड़ेगी तो ये न्यूरॉन्स सीक्रेशन देंगे, क्योंकि इनका आगे कोई है ही नहीं तो सीधा ब्लड में फेंक देंगे। और ये जो ब्लड में फेंक देंगे ये है हमारी एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। वो तो आप बोले सर वो तो न्यूरोट्रांसमीटर है, यहाँ क्यों न्यूरोट्रांसमीटर होगा? ये ब्लड में आपने फेंक दिया, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा, और जहाँ जहाँ रिसेप्टर्स होंगे अल्फा बीटा उन पे जाके एक्ट करेगा। फिर अल्फा के जो एक्शंस होंगे वो होगा, बीटा के जो एक्शंस होंगे वो होगा। इन्हीं की वजह से ये एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन सीक्रेट करते हैं, ये न्यूरो हार्मोन। लेकिन ठीक उसी टाइम पर फिर क्या हो रहा होगा, न्यूरॉन्स भी तो होते होंगे ना सिंपैथेटिक वाले, ये अपने एंड से निकालते हैं क्या, एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन। इनका आर्गन कहाँ बैठा है, उसे उधर ही। फिर ये तो न्यूरोट्रांसमीटर हुआ, तो बहुत जगहों पे ये न्यूरोट्रांसमीटर है। हार्ट के लिए जो आते हैं और हार्ट के इसके कार्डियक मसल पे जो अपनी सीक्रेशन डालते हैं, तो ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है ना ये तो। लेकिन साथ साथ ये भी थोड़ी देर बाद आएगा, क्योंकि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये काम कम करेंगे। आगे से घंटों तक का काम कौन करेगा, हार्मोन। तो जैसे जैसे ये एक्सपायर होते जाएंगे ना, वैसे वैसे अपने न्यूरो हार्मोन को एडवाइस करेंगे कि अब तुम टेक ओवर कर लो, तो फिर वो टेक ओवर कर लेगा। वो जरूरी नहीं है कि सेम हो, यहाँ तो एपिनेफ्रिन हो, एपिनेफ्रिन सेम है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। ये जब अपनी फंक्शन खत्म कर रहा होगा तो उसको बुला लेगा कि तुम टेक ओवर कर लो, ये लाइफ सेविंग है, ये टेक ओवर कर लेगा। जब उसका फंक्शन थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर किसी और हार्मोन को बुला लेगा कि भाई ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाओ, यूरिन को कम करो, यूरिन नहीं निकालो ज़्यादा, यूरिन को कम करो, उसको कंसंट्रेट करो, वाटर कम लूज करो, ताकि इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम इंक्रीज हो, जब तक ये हॉस्पिटल न पहुंच जाए और फ्लूइड बाहर से न दे दे। ये कौन करेगा, ये अगला हार्मोन करेगा। जब इसका टाइम एक्सपायर हो रहा होगा तो उसको टेक ओवर कर लेगा। होता है ना, जैसे रिले रेस होती है, एक को क्यों दे दी तो फिर दूसरा दौड़ेगा, तो फिर इसको दे दी तो एक दौड़ेगा, इस तरीके से सिलसिला चलेगा। ये रेगुलेट होगा पूरा इस तरीके से। यहाँ पर जितने भी हार्मोन्स होते हैं ना, इसके अंदर इन हार्मोन्स को हम 4 5 6 हेडिंग्स पर डिस्कस करते हैं। नंबर 1, पहला तो चलो उस हार्मोन का नाम डाल दो जो भी है। दूसरा जैसे ग्रोथ हार्मोन, दूसरा इसका सोर्स कहाँ से निकला, तीसरी इसकी केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री केमिकली क्या है ये, चौथा इसका एक्शन, कौन कौन से ऑर्गन्स पे कौन कौन से एक्शंस हैं इसके, पांचवा इसकी रेगुलेशन, कब कब निकलेगा कब कब नहीं, कौन इनहिबिट करेगा इसको, कौन से हालात इसको इनहिबिट करेंगे, कौन से हालात इसको इन्हांस करेंगे, कब निकलना है कब नहीं। फिर आपका पाइनियल ग्लैंड कब मेलाटोनिन देगा कब नहीं देगा, ये फिर उसको रेगुलेट करने के लिए चाहिए कुछ। पाइनियल ग्लैंड जो आपको हाइपोथैलेमस के बैक साइड पे छोटा सा ग्लैंड होता है, जो एक्चुअली न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ये हार्मोनल स्ट्रक्चर है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, लग गया है कहीं ना कहीं है ब्रेन के साथ, इसलिए हम उसको नर्वस सिस्टम में डिस्कस कर रहे हैं, वरना वो न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। वो अपनी सिक्रेशन निकालता है, उसका नाम मेलाटोनिन है, वो CSF में डाल देता है। इधर CSF ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं है, यहाँ पर सीधा डाल देगा, सीधा CSF में चला जाए।
बस ये में कहाँ थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल वाल बना रहे होते हैं थैलेमस हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं, और मेलेटोनिन उन हार्मोन्स पर जो लग जाएगा उन न्यूरॉन्स पर तो इनहिबिट हो जाएंगे हार्मोन्स। ये कब निकलेगा? जब उन हार्मोन्स को रोकने की ज़रूरत है। और कब ज़रूरत है? जब आप सो रहे हैं। तो ये कब आपको मेलेटोनिन निकालेगा? जब रात होगी। इसलिए इसको थर्ड आई भी कहते हैं, तीसरी आंख है। तो इसका लाइट के साथ रिलेशन है। हालांकि आंख की रिलेशन, आंख की लाइट वहाँ नहीं पड़ती है, लेकिन आंख में जो लाइट पड़ती है उससे जो स्टिमुलस आता है, उस स्टिमुलस से तार ये भी खींच लेता है। स्लीप साइकिल में कौन सा हार्मोन? स्लीप साइकिल के अंदर हार्मोन होगा, इसके अंदर स्लीप साइकिल वाला हार्मोन भी, उनमें भी न्यूरॉन्स होते हैं जो इस हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन स्लीप साइकिल के लिए फिर हाइपोथैलेमस होता है, उसको सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस कहते हैं, वो हाइपोथैलेमस में मौजूद होता है। और हाइपोथैलेमस में कहाँ से वो सिग्नल लेता है? जब अंधेरा हो जाता है तो ऑप्टिक नर्व से ले लेता है, और ऑप्टिक नर्व में दोनों से जब क्रॉस कर रही होती है तो ऑप्टिक कियाज्मा से ले लेता है, ठीक उसके मुंह के ऊपर बैठा होता है। इसको इसलिए नाम डाला है सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। यह हाइपोथैलेमस का न्यूक्लियस है जो सिग्नल लेता है कहाँ से? ऑप्टिक कियाज्मा से। और ऑप्टिक कियाज्मा में दोनों साइडों के फाइबर्स होते हैं, और वहाँ से जैसे इसको पता चल गया कि इधर से लाइट नहीं आ रही है तो ये पाइनियल ग्लैंड को सप्लाई देगा और उसको बोलेगा कि मेलेटोनिन सीक्रेट करो, रात का टाइम हो रहा है। और वो डाल देगा तो दो काम करेगा, एक तो स्लीप दिलाएगा आपको, और दूसरे हार्मोन्स को सेपरेट कर लेगा, कम कर लेगा, और कुछ हार्मोन को बढ़ा भी देगा। जैसे ग्रोथ हार्मोन स्लीप में बढ़ जाता है, तो आप खुद तो नहीं बढ़ाते, ये फिर मेलेटोनिन और ये सारी चीज़ें। जो ज़्यादा सोता है वो हाँ? ज़्यादा बढ़ता है, जो ज़्यादा सोता है वो ज़्यादा लंबा होता है। नहीं, कोई ऐसा नहीं है, ज़्यादा तो लंबा नहीं होगा, लेकिन ये है कि ग्रोथ उसकी बेटर होगी ज़्यादा। और अगर आप उसको, ये मेलेटोनिन के बहुत सारे और काम भी होते हैं। ये मेलेटोनिन आपके बहुत सारे जो डेंजरस और जो वेस्ट सेल्स होते हैं, जो वेस्ट हो चुके हैं, उनको भी ख़त्म करता है। इसलिए कहते हैं कि अगर मेलेटोनिन अगर सीक्रेट नहीं हो रहा है ना सफिशिएंटली, तो आपको इवन कुछ कैंसर्स वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे पता चलेगा सर मेलेटोनिन सही सीक्रेट नहीं हो रहा? नींद कम आएगी? नींद आपको कम आएगी, आपके जो दिन के साइकिल्स होंगे सोने के वो उल्टे पुल्टे होंगे। अब जाहिर है ये बायोलॉजिकल जो क्लॉक है ना आपका सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, ये ऐसे थोड़ी है कि बस अब आप आज से आपने शुरू कर दिए ठीक टाइम पे सोना तो ये ठीक हो जाएगा। आज ये आस्ता आस्ता सेट होके थर्मोस्टेट इसका सेट हो जाएगा, इसको कम से कम 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। यानी आप अपनी आदतों को सही कर सकते हो जब तक आप कम से कम 40 दिन तक इस चीज़ को रिपीट करते रहो, तो आपकी रीसेट हो जाएगी आपकी फिजियोलॉजी जो है। इसलिए कहते हैं ना कि मैं ये छोड़ नहीं सकता, मैं ये छोड़, आप 40 दिन के 40 दिन तक जिद करके छोड़ दें आप उसको, फिर देखिए हमेशा के लिए उसके बाद आप चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। शुगर है ना, आप 3 हफ्ते 4-5 हफ्ते शुगर को हाथ न लगाएं, आप देखना शुगर की आदत छूट जाएगी आपकी। लेकिन वो 40 दिन कौन बर्दाश्त करे? जो करेगा उसको, उसके लिए तोहफा है आगे। और उसके साथ आप बताए शुगर क्या है? शुगर आपके कैंसर सेल्स की खुराक है। शुगर कोई अच्छी चीज़ तो नहीं, और ये एक्स्ट्रा शुगर, और शुगर भूख भी नहीं मिटाएगी आपकी इतनी, इसलिए आप ज़्यादा खाएंगे उसको। ज़्यादा खाएंगे तो वो आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज आपकी फ़ैट की शक्ल में जमा हो जाएगी, पहले तो लिवर में। फैटी लिवर आजकल देखिए ना 80% जो औरतें आ रही हैं, मर्द आ रहे हैं, फैटी लिवर सब। ये क्या है? वजह यही है कि खाना हद से ज़्यादा बढ़ गया है, बाहर फजूल सा खाना। ये कैलोरीज जो जहाँ पर 1500-1600 चाहिए वहाँ 26-3000 कैलोरीज आ रही। इतने बड़े बर्गर इतने हो गए हैं आज तो, आजकल इतने बर्गर हो गए, डबल डेकर बर्गर, पता नहीं कैसे खा लेते हैं लोग। और किसी ज़माने में मुश्किल से वो 200 सीसी की आती थी बॉटल पेप्सी की, आजकल 500 मिलीलीटर की बॉटल सबने देखी, आधे लीटर की बॉटल आराम से ऐसे लोग पी रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं आप। 200 की बहुत मुसीबत है, ये 500 की तो जहर है, उसमें तो 10-12 चम्मच चीनी के पड़े, जिसको तुम खाना समझते ही नहीं हो। ये तो हमने ऐसे पी लिया, खाना अब खाऊंगा मैं, खाना उसके बाद खाऊंगा, ये इसमें 500 कैलोरीज तो इसमें थी सिर्फ, ये तो ऐसे ही आपने ले ली, ऐसे तो नहीं ले ली। जिस्म आपका है तो आपके साथ होने वाला है जो कुछ। और फिर जो यहाँ से एक्स्ट्रा लिवर होगा, लिवर में कितना फैट जमा हो सकता है वो बाहर निकालेगा। तो ये बेली के ऊपर फैट, ये जितने भी लोग पाकिस्तान में आप देखें यहाँ एशियंस कितने हैं जिनकी बेली फैट जो है वो नॉर्मल होती है। मैं इतना ख्याल करता हूँ, मेरी भी बेली फैट निकली, मैं इतना ख्याल करता हूँ। मैं कोई भी मतलब कोशिश करके दिन में कोई 3-4 किलोमीटर में ऐसे फजूल में भी वॉक करके आ जाता हूँ। थोड़ा काम हुआ, मैं यहाँ पैदल निकल गया, मैं कभी गाड़ी को हाथ ही नहीं लगाता। घर लेके आ जाती, जैसे मेरी गाड़ी आती है मुझे लेने के लिए, तो मैं उसको फ़ोन करता हूँ कि आ जाओ, तो मैं उसको
वहाँ से पैदल निकलने के 10 मिनट बाद उसको मैं फ़ोन करता हूँ, वरना ये आज आके अगर बाहर खड़ा हो जाएगा मुझे बैठना पड़ेगा। और मैं उसको कम से कम 1 किलोमीटर दूर जाके उस गाड़ी को मैं खुद कैच करता हूँ कि इस बहाने चलो 1 किलोमीटर में वॉक कर लूँ। कितना भी मैं थका हुआ हूँ, 2 क्लासेस मैंने ले ली हैं, मैं निडाल हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ यार ठीक है वॉक हो जाए, बस बहाना करके। उसके बावजूद मैं देखता हूँ कि हमारी बेली फैट, वजह है कि ये भी ज़्यादा है खाना जो हम खा रहे हैं। 3 की जगह हमने 2 खाने कर दिए हैं। यहाँ हर आदमी 3 टाइम खाना खाता है, वरना 3 टाइम तो कोई उसूल ही नहीं है। एक्चुअली खाना आपको 6 घंटे के अंदर अंदर आपको जितना खाना है 6 घंटे के अंदर खा लो। 18 घंटे आपको बीच में कुछ खाना ही नहीं है। ये आजकल जिसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये क्या है? यही है 6 घंटे। कोशिश करके मैं 8 घंटे, मैं 6 घंटे नहीं कर सकता, मैंने 8 घंटे कर लिए। मैं सुबह को नाश्ता नहीं करता, मैं सीधा नाश्ता लेके जाता हूँ, 11 बजे नाश्ता कर लेता हूँ। जो बीच में आधे घंटे का टाइम मिलता है मैं उसमें नाश्ता कर लेता हूँ। 11 बजे नाश्ता कर लिया, दोपहर को वापस आके थोड़ा सा फ्रूट खा के सो लिया। जैसे सो के मैं उठा 6 बजे मैंने खाना मैं खाऊँगा, वो मेरा लंच भी है तो मेरा डिनर भी है। अब 6 बजे जो खाना खाएगा वो उसको तो शर्म आएगी 8 बजे फिर डिनर भी करे। तो सुबह को खाना खाया 11, शाम को खाना खाया 6, 12, 6, 7 घंटे। 7 घंटे में 2 खाने आपके हो गए। और उसके बाद थोड़ा बहुत आप टी वगैरह ये वो करके ज़्यादा न खाएं, बस उसके बाद आप ये सफिशेंट है। उसमें आप 1500, 1600, 1800 कैलोरी जो भी है, फाइबर ये वो विटामिन ये आप कर लें, आप अपनी आदत बना लें। हमारा ये हाल है कि हम 12, 1, 3 बजे, जैसे आप भी मेरा ख्याल रात पूरी पढ़ते होंगे, सुबह को मैंने जब भी मैसेज भेजा है आपका उमूमन आंसर आता है 6:30 बजे, तब मैं समझ जाता हूँ कि ये सारी रात जागने वाले परिंदे हैं। ये सुबह को मेरी ये आप नहीं है सिर्फ, ये मैंने जब 2000 से पढ़ाना शुरू किया था ना, मैं जब लड़कियों को मैसेज करूँ, ये तभी मोबाइल थे, जब फिर मैसेज करूँ लड़कियाँ कोई जवाब ही ना दे। और फिर मैंने देखा, मैंने कहा तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते हो? मैं वहाँ से उधर फ़ोन करता हूँ, ये वो जवाब क्यों नहीं देते? बोला सर आपको पता है हम रात को जागती हैं, वो सुबह को हम 5 बजे तो सोते हैं। मैंने कहा ये क्यों करते हो? बोला सर सुबह को अगर हम जागते रहेंगे ना तो भाई उठेगा तो चाय बनवा लेगा हमसे, वो बनवा लेगा, ये बनवा लेगा। उसका हल हमने ये ढूंढ लिया कि रात को पढ़ो, सुबह को, अब सबको पता है रात को जागी है, पढ़ा है तो वो कोई उठाएगा ही नहीं, माँ ही नहीं उठाने देगी कि बच्ची रात सारी रात पढ़ी है, क्यों उठा रहे हो उसको। तो सारी मेरी जो जितनी भी स्टूडेंट्स हैं वो रात को सब पढ़ती हैं और सुबह को जिस दिन कॉलेज ना हो तो आप भी ऐसे ही करते होंगे, हमारे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। मैं सुबह को उठता हूँ तो मेरा बेटा सोने के लिए जा रहा होता है, और ये अभी नहीं है, ये 80s में भी ऐसा था। सुबह को मेरे वालिद उठते थे तो मेरा छोटा भाई जो है ना वो सोने के लिए जा रहा होता था। तो स्टूडेंट सब भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपका सिस्टम, और ये है रेगुलेशन। और रेगुलेशन के बाद जो है ना इसकी एबनॉर्मलिटी, क्या इसका अगर एक्सेस हो जाए तो क्या होगा, डिफिशिएंसी इसकी हो तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारे जितने भी आपके हार्मोन्स हैं ना वो इन 7 हेडिंग्स पे डिस्कस होंगे। या 7 हेडिंग्स पर डिस्कस हो जाएंगे तो आपको उस हार्मोन के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी। सोर्स हो जाएगा तो उसके ग्लैंड के बारे में भी आपको नॉलेज हो जाएगी, उसके एनाटॉमी भी आपको आ जाएगी। जहाँ जहाँ उसकी एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत होगी वो भी उसी के अंदर आदमी डाल देगा। सोर्स जो है पेंक्रियाज आ जाएगा। जब आएगी बात इंसुलिन की तो पेंक्रियाज की हिस्टोलॉजी किए बगैर तो इंसुलिन आप देख ही नहीं सकते क्या आया कहाँ से। तो उसके हम वो आइलेट्स देखेंगे जो कनेक्टिव टिश्यू में डूबे हुए पड़े हुए हैं, तो ज़्यादातर एक्सोक्राइन ग्लैंड का हो 1 to 2% या 3% ज़्यादा से ज़्यादा एंडोक्राइन सेल्स होते हैं उसके अंदर, बाकी वो 97% एक्सोक्राइन है, जिससे आपको पेंक्रियाटिक जूसेस देते हैं वाया डक्ट, मैन पेंक्रियाटिक डक्ट। और कभी कभी चलो एक्सेसरी भी अगर है खुली हुई तो, बाकी तो छोटे छोटे आइलेट्स पड़े हुए हैं, वो भी टेल के करीब ज़्यादा। और उन आइलेट्स में 3-4 किस्म के सेल्स होते हैं। वैसे पिट्यूटरी में भी तो 5-6 किस्म के सेल्स होते हैं, तो उसमें भी होते हैं 3-4 किस्म के सेल्स, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स, डेल्टा सेल्स, और उसमें सबसे बड़े मशहूर तरीन बीटा सेल्स। और ये वाहिद सेल्स हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं पूरी कायनात में। बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, दे प्रोड्यूस, सिंथेसाइज एंड सीक्रेट इंसुलिन। वो इंसुलिन सीक्रेट करते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर भी उन्हीं का आइलेट्स में उन्हीं का होता है। भले एंडोक्राइन आइलेट्स भले आपके 3-4% ही हों, लेकिन उनमें 80% बीटा सेल्स होते हैं।
वो तो होने पड़ेंगे नेगेटिव। और जितने भी हार्मोन्स होते हैं ना आपके, जितने भी जो भी करोगे हार्मोन, वो हमेशा ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज ही करेगा। सारे हाइपरग्लाइसेमिक होते हैं, कार्टिसोल तो, थायरॉक्सिन तो, जो भी होगा अल्लाह ने रखा है ये सिस्टम, आपकी ग्लूकोज को बढ़ाते हैं। एक हार्मोन सिर्फ है जो इन सबसे लड़के ग्लूकोज को घटा के नॉर्मल रखता है, वो इंसुलिन। ऑल हार्मोन्स आर हाइपरग्लाइसेमिक एक्सेप्ट इंसुलिन। कुछ कम कुछ ज्यादा, चलो कुछ ज्यादा बढ़ाते होंगे, कुछ कम बढ़ाते होंगे, लेकिन बढ़ाते जरूर होंगे। कोई भी ग्लूकोज को कम नहीं करता है, सब इंसुलिन के। इंसुलिन का तो काम ही यही है, लेकिन ये इंसुलिन भी सिर्फ ग्लूकोज के लिए नहीं है, आपके अमाइनो एसिड्स को और चीज़ों को, लेकिन मशहूर इसके लिए। तो जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेगा मोस्टली, यानी बीटा सेल्स ही नहीं होंगे, अगर बचपन से ही नहीं है शायद, या बचपन में थोड़े थे, आस्ते 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 ख़त्म हो गए, 6, 8, 10 साल तक सब ही ख़त्म हो गए, तो इंसुलिन आपका सोर्स नहीं रहा। तो जो सोर्स नहीं रहा आपका, तो फिर जो आप ग्लूकोज लेंगे तो उसकी ब्लड में जो लेवल डिक्रीज या नॉर्मल होगी ही नहीं, क्योंकि फिर ये टाइप 1 में आ जाएगा। फिर ये टाइप 1 में आ जाएगा। तो क्यों नहीं होगी, ये आप चल के मैकेनिज्म देखेंगे कि इंसुलिन करता क्या था जो अब नहीं हो रहा है। वो जब खा रहे हैं, एब्जॉर्ब हो गया ग्लूकोज तो आ गया, ब्लड में घूम ही रहा है। यानी आप कॉलेज में आ गए, कॉरिडोर में घूम रहे हैं, क्यों? टीचर जो नहीं है, इंसुलिन जो नहीं है, तो कॉरिडोर में ही घूमते रहेंगे। आपको तो क्लास में जाना था, क्लास में हम तब जाएंगे जब टीचर आते हैं, धरती से गायब हो जाते हैं इस बच्चे। ये इंसुलिन था वो टीचर, और ये क्लास थी सेल के दरवाजे थे वो चैनल्स, उस चैनल में ग्लूकोज घुस जाएगा। ये आएगा तब जब इंसुलिन आएगी। और ये जो दरवाजे हैं ना, ये भी नहीं कि बने हुए हैं, इंसुलिन आएगी, दरवाजा खटखटाएगी, अंदर आर्डर होगा तो दरवाजे बनेंगे उस वक्त आके, वो मेम्ब्रेन में फिट हो जाते हैं। यानी दरवाजा भी आर्डर से बनता है उसी वक्त, वो आर्डर से फिट हो जाएंगे तो वो बाहर जो ग्लूकोज ब्लड में घूम रहा है वो सारा अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगा। ये सब ग्लूकोज, ये सब इंसुलिन करता है। अब जो इंसुलिन नहीं आएगा तो वो आर्डर से दरवाजे तैयार नहीं होंगे, तो वो जो ब्लड में तुमने खाया है, ग्लूकोज घूम रहा है, वो कम ही नहीं होगा। जब भी मैं लेवल लूंगा बढ़ा हुआ, जब भी लूंगा बढ़ा हुआ, तो हम कहेंगे इसको हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया आप क्यों बोलेंगे? अब तो बोलेंगे इसको डायबिटीज मेलाइटस। अब टाइप 1 है कि 2 है, पहले तो पता लगाएंगे किस वजह से है। अगर ये जो बात बता रहा हूँ जिसमें इंसुलिन सिरे से ही नहीं है, वो तो फिर टाइप 1 है। वो मोस्टली यंग एज में इसलिए क्योंकि ऐसे लोग जिनमें इंसुलिन के आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस खत्म होने जा रहे हैं, तो ये खात्मा इनका बचपन से ही होना शुरू हो जाता है, बचपन से होना शुरू हो जाता है। अभी हुआ नहीं है, लेकिन बीटा सेल्स की तबाही होना शुरू हो गई है, क्योंकि वो डैमेज होते हैं दरअसल ऑटो एंटीबॉडीज से। ऑटो इम्यून डिजीज कोई हो गई, वो फैमिली में रन नहीं करती, इसको हो गई इत्तेफाक से। तो टाइप 1 फैमिली में रन नहीं करती डिजीज, ये हेरिडिटी किसी को भी हो सकती है। इसका कोई कॉज नहीं है, मैंने बताया ना, काज ऑटो इम्यून है, काज कोई होगा, वो पता नहीं वो एंटीबॉडीज हैव बीन एक्चुअली फॉर्म्ड अगेंस्ट व्हिच एंटीजन वी डोंट नो। अब आप थोड़ी देखेंगे किसके लिए इस पे बहस करेंगे बैठ के, बाबा वो तो हो गई, अब मैं क्या करूं इसका, अभी हम क्या करें इसका, अभी क्या करें, अभी क्या करना है? इससे वो डैमेज तो हो रहा है आपका, या तो उसको डैमेज को रोको। अभी आप पहुंच तो गए हैं, ये भी शुक्र है पहुंच गए जल्दी, अभी फुल डैमेज नहीं हुआ है, तो हो सकता है वो डैमेज के प्रोसेस को कम करे, लेकिन फाइनली फुल डैमेज हो जाएंगे, इसको रोक नहीं सकता। स्लो शायद कर ले, तो वो जो फुल फ्लैश्ड डैमेज ऑफ द बीटा सेल्स हो चुका होगा, आया ना होता वो तो 10 साल में, आ गया तो चलो 15 साल में जाएगा सब, क्योंकि अब एंटीबॉडीज को आप उनको तबाह होने से रोक नहीं सकते, मुकम्मल नहीं रोक सकते। वो 15 साल में फुल फ्लैश्ड डायबिटिक हो चुका हो, अब उसके अंदर इंसुलिन का मामला ख़त्म है। अब आपको पता नहीं, कभी कभी इतना स्लो डैमेज होता है, ये डिपेंड करता है को कौन कितनी रैपिडली उसके बीटा सेल्स डैमेज होते हैं। हर वक्त तो नहीं ना ऑटो एंटीबॉडीज इतनी एग्रेसिव होंगी, किसी में नहीं होती होंगी, तो उनका बीटा सेल्स आस्ते आस्ते डैमेज होगा, आस्ते आस्ते डैमेज होके मुकम्मल डैमेज इनका जाके पता चलेगा कि 35 साल में हुआ है। और पेशेंट जब आपके पास आएगा तो आप समझोगे ये टाइप 2 है। क्यों? क्योंकि हम तो समझते हैं यार 30 के ऊपर जो आते हैं सारे टाइप 2 होते हैं, लेकिन ये टाइप 2 नहीं है, ये टाइप 1 है।
जो लेट आया है, इसको लेट ऑनसेट डायबिटीज ऑफ ऑटो इम्यून रिएक्शन कहते हैं। इसको कहते हैं ये लेट आया है, इसको हम लेट ऑनसेट कहते हैं। और लेट ऑनसेट माना इसको हम कहते हैं LADA, लाडा। इसको लेडा कहते हैं, लेडा। जैसे लेट ऑनसेट डायबिटीज ऑफ लेट ऑनसेट डायबिटीज ऑफ ऑटो इम्यून इन सोर्स, या ऑटो इम्यून वाली वो है। अरे ये टाइप 1 ही रहेगी ना? बिल्कुल वन रहेगी, वन कैसे नहीं रहेगी, इसका सोर्स ही वही है। आया देर से है, आप कंफ्यूज हो गए हो, तो आप पता लगाएंगे। क्योंकि अगर 35 साल का है ना, अगर चलो तुम उसको टाइप 2 कह रहे हो, टाइप 2 ही कहोगे ना। क्यों कहा आपने टाइप 2 उसको? सिर्फ ये इस वजह से कि ये 35 से ऊपर है, इस वजह से कहा होगा ना। लेकिन मैं अगर बस दूं कि नहीं ये टाइप 1 भी हो सकता है, आपने ये ट्रीटमेंट ही आज ले रहा है, इसने टाइप 1 होता तो बचपन से न ले रहा होता। वो तो बता रहा है कि मुझे तो कुछ, मैं तो कभी मैंने ट्रीटमेंट नहीं ली है, मैंने डायग्नोज ही अभी हुआ है, ये 35 ईयर्स में, हो सके 40 में हो जाए। आप तो, हम भी ऐसे ही समझेंगे। मेरे वाले 40 में डायग्नोस हुए थे, और आखिर में हमें थोड़ा शक हुआ था कि यार इसको ट्रीटमेंट जो हम दे रहे हैं टाइप 2 वाली, उसका असर ही नहीं हो रहा है, कहीं मेरे वाले टाइप 1 तो नहीं है जो 40 में डायग्नोस हुए। फिर हमने पता लगाया तो इट वाज टाइप 2। तो फिर जो टाइप 1 है और टाइप 2 है, तो यहाँ कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? जो टाइप 2 होगा उसमें कुछ ना कुछ तो इंसुलिन होगी ना, होगी कि नहीं होगी? लाजमी होगी। एक्चुअली उसमें देखेंगे ना तो इंसुलिन नॉर्मल से भी ज़्यादा होती है ब्लड के अंदर, यूटिलाइज नहीं हो रही होती। ये काम जो नहीं हो रहा होता तो शुगर लेवल ही हाई होती है, और पेनक्रियास को हमेशा पता चलता है शुगर लेवल हाई है, वो समझता है जितनी दे रहा हूँ शायद काफ़ी नहीं है, और दे देता है, और देता है। तो जब भी मैं ब्लड का सैंपल ले लूँगा तो इंसुलिन की लेवल नॉर्मल से भी ज़्यादा आएगी, और जब नॉर्मल से ज़्यादा आएगी तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा ना कि ये तो है ही टाइप 2। टाइप 1 वाले में तो जीरो। इंसुलिन देते हैं बाहर से, जो बाहर से लेते हैं ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी गलती है। बाहर से इंसुलिन लेते हैं, इनको समझाते नहीं हैं, यकीन माने, और कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। मेरी वाइफ भी लेती है, शी इज़ टाइप 2, बट शी इज़ टेकिंग सम यूनिट्स ऑफ इंसुलिन। मेरी एक और स्टूडेंट है मोहम्मद मेडिकल कॉलेज की, उसकी मदर जो है शी इज़ टाइप 2, शी वाज टेकिंग एक्चुअली 50 यूनिट्स इन द मॉर्निंग एंड सम 40 यूनिट्स एट नाइट आल्सो, 90 यूनिट्स शी वाज टेकिंग इट। लेकिन मैंने उसके इंसुलिन 90 यूनिट से ख़त्म करके 4 यूनिट में मैं लेके आया। 4 यूनिट पे भी उसका शुगर लेवल वही था जो 90 यूनिट्स का था। इसका मकसद है कि वो 90 यूनिट्स बेकार में ले रही थी। इंसुलिन बाहर से जो ले रहे हैं ये लगभग जहर है। मैं तो कहता हूँ जो अंदर से भी है ना इंसुलिन आपकी, वो भी जहर है। वो एक्सेस क्या, मैं तो कहता हूँ कि नॉर्मल भी न निकले ना, बस मजबूरी है, ज़रूरत पड़ने पे अब क्या करें, निकालना भी ज़रूरी है। शुगर ले रहे हैं, खा रहे हैं, निकालना ज़रूरी है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि ये पेंक्रियास से न निकले पूरे दिन में तो और अच्छा है। ऐसा होगा नहीं, ऐसे निकलेगी ज़रूर। कुछ तो शुगर लेंगे आप, कुछ भी फीका भी लेंगे वो भी शुगर होगी यकीनन। आप जो नान चपाती ये वो जो पोटैटो लेंगे ये भी तो शुगर है, तो निकलेगी तो ज़रूर। लेकिन आप उसूल ये बना लें कि नॉर्मली भी ना निकले, तो इससे क्या होगा, कम से कम निकालेंगे आप वहाँ से, कम से कम यूटिलाइज करें अपने वाली को। बाहर से लेना तो तस्वीर ही ना करें, अपनी को भी कम से कम यूटिलाइज करें। सर फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है? टाइप 2 जिस टाइप की डिजीज़ है ना, उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट जो है वो एक्चुअली बेसिकली वो डिजीज़ है ही नहीं। सही मानों में वो एक न्यूट्रिशनल डिजीज़ है, डाइट की डिजीज़ है। अगर आप अपनी डाइट को कंट्रोल कर लेंगे ना, अगर तो फिर आपको कुछ हाइपोग्लाइसेमिक टेबलेट्स के साथ आपका मेंटेन हो जाएगा। आपको बाहर से इंसुलिन लेने की एटलीस्ट ये खजालत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। सर ये रिकमेंड कौन करता है कि इंसुलिन को? डॉक्टर ही करते हैं? किसी ज़माने में फास्टिंग जो लेवल थी ना, फास्टिंग लेवल, ये 130 140 भी नॉर्मल समझा जाता था।
130 140 वो समझते थे 130 140 इज नॉर्मल लेवल, ये नॉर्मल रिकमेंडेड लेवल थी। जब 140 नॉर्मल लेवल थी, लोगों की 130 120 आती थी तो लोग बड़े खुश थे, इंसुलिन कोई ख़रीदता ही नहीं था। फिर इन ड्रग्स कंपनियों ने देखा हमारी इंसुलिन बिक ही नहीं रही है, फिर इन लोगों ने कॉन्फ्रेंसें ये करके उन्होंने बोला कि इस लेवल को यार थोड़ा सा कम करो, लोगों को कुछ डराओ तो कुछ लें दवाइयाँ। बैठे बिठाए 140 वाली का लेवल बोल दिया कि फास्टिंग लेवल तुम्हारी होनी चाहिए 110। जो रात को बोला 110 तो सुबह को इंडिया में 6 करोड़ डायबिटिक्स हो गए बैठे बिठाए, क्योंकि उनकी 120 130 आती थी। वो 130 वाली को नॉर्मल समझते थे। रात साइंसदानों ने बोल दिया कि 110 नॉर्मल है, अब बोल रहे हैं 100 नॉर्मल है, 1 करोड़ और बढ़ गए। अब वो भी इंसुलिन ले रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं, ये एक रैकेट है ज़ाहिर। अब इंसुलिन की वो जो आप शीशी है जो 350 में लेते थे, अब वो 2000 की हो गई। ये 2-4 साल में ये बढ़ी है ऐसे। तो ये वो लोग हैं और क्या है। तो अगर आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें, 2 घंटे अगर आप 6 घंटे के अंदर वो डाइट लें जिसमें आपकी प्रोटीन, तो आपको प्रोटीन लेना है 30-40%, फेट आपको ज़्यादा लेना है। फेट इज़ वेरी गुड थिंग। ये कीटो डाइट आपने सुनी होगी नहीं। ये कीटो क्या है? ये कीटो डाइट इज़ अ फेट कीटो बनाता है ना, इट्स अ गुड फैट। गुड फैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। क्योंकि ये जो किस ज़माने में हम लोगों को देखो, जैसे जैसे कंपनियों ने बनास्पति घी के कारखाने खोले तो हमें डराना शुरू किया कि मक्खन में कोलेस्ट्रॉल है, मक्खन से हमें दूर किया, वरना मक्खन से तो अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। इट्स द बेस्ट फैट अवेलेबल कुराए अर्ज पे जो है वो मक्खन है। उससे घी निकाल के आप खाना है तो उसका घी निकाल के खाओ। मेरी सास जो है ना वो 4 साल से मुझे पराठे में देसी घी से पराठे खिलाती है, और उस दिन को देसी घी वो घर में बनाते हैं हम लोग, वो देसी घी उसमें नहीं थी उस दिन। कल जो पता नहीं 4-6 दिन पहले एक पराठा ऊपर भेजा सुबह को, मैंने जब खाया तो मुझे अच्छा नहीं लगा कुछ। मैंने फ़ोन करके बोला कि हमारे ये क्या भेजा है ये? बोला वो देसी घी ख़त्म हो गया था। मैंने कहा पराठा भेज दूँ, बनास्पति घी से पराठा भेजा। यकीन मानो मैंने खाया ही नहीं। वो देसी घी से नीचे वाले फ्लोर पे रहती हैं माँ, तो वो नीचे वाले फ्लोर पे वो जब बनाती है ना देसी घी से पराठा, तो यकीन माने खुशबू मेरे कमरे में आती। उसे कुदरत ने ऐसी खुशबू रखी हो, इतना बेस्ट फैट है वो कि आप सोच नहीं सकते। आप सुबह के टाइम पे ब्रेड पे मक्खन लगा के या इवन पराठा, और उसके साथ आप चीनी चाय के अंदर चीनी न डालें, कोई और चीज़ें चीनी डाल के उसके अंदर मलाई डाल के खाओ। मलाई आपके लिए ज़्यादा बेटर है, उसमें आपको 40% आपको फैट मिल जाएगा। उसके साथ आप कुछ प्रोटीन खाएं, कार्बोहाइड्रेट आप 20-30% ज़्यादा ना खाएं। हमारे डाइट में 80% कार्बोहाइड्रेट। फिर बोलते हैं डायबिटीज़ क्यों हो रही है? कैसे नहीं होगी भाई? कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट पेट भर देता है, पेट आपका भर देगा, और उसके बाद इंसुलिन पे इतना प्रेशर पड़ेगा आपके कि वो इंसुलिन, और जैसे जैसे खाना बढ़ेगा, जैसे आपका बढ़ेगा इस तरीके से वो शुगर आपका, और जितना इंसुलिन ज़्यादा होगा उतना इंसुलिन का वर्क कम हो जाएगा, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। जिसको ज़्यादा डांटा जाता है ना, वो डांट रास आ जाती है, उसको ढीठ जिसको बोलते हैं, ढीठ हो जाता है वो। इसलिए कहते हैं ना कि वो रियासत का जो पावर होता है ना, वो कहते हैं कि वो इस्तेमाल के लिए नहीं होता, वो दिखाने के लिए होता है। देख के अगर कोई डर गया ना अगर, तो इसी के लिए पावर होता है। पावर इस्तेमाल किया ना आपने, फिर डर निकल जाता है। इसका मतलब है कि अब रियासत फेल होना शुरू हो गई है, क्योंकि वो डराने में कामयाब नहीं रही। अब उसको फिजिकली यूज़ करना पड़ रहा है। वो चाबुक जिसने यूज़ किया, तो फिर अब आप समझ लो, दिन गिन लो आप इस हुक्मरान के जिसने चाबुक फिजिकली इस्तेमाल किया। और फिर दुनिया बताती है कि वो ज़्यादा हुक्मरान चलते ही नहीं, ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ भी ये सही है, जितना इंसुलिन बढ़ जाएगा उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ तो कुदरत की तरफ से ही है, हर एक को ही होती है। थोड़ी बहुत, ज़्यादातर जो पहले से थोड़ा बॉर्डर लाइन होता है उसको ज़्यादा होती है। वो ऐसा लाजमी है, क्योंकि अगर आपकी शुगर नॉर्मली, आपकी नॉर्मल इंसुलिन आपकी शुगर को सेलों में अंदर डाल देगी, तो फिर बच्चे को क्या मिलेगा? अब उस शुगर पर, उस ग्लूकोज पर जो आप ले रहे हैं, उस पर पहला हक बच्चे का है, माँ का नहीं है। पहला हक बच्चे का है। पहले बच्चे का पास घूम के आ जाए, वो ले ले अपना हिस्सा, फिर आप ले लें। तो आपके सेल्स क्या हो जाते हैं? आपकी इंसुलिन है वो वर्क आप पर नहीं करती, तो जब भी लेते हैं आपकी लेवल ज़्यादा आती है। ये प्रेगनेंसी तक होता है।
ताकि बच्चे को ज़्यादा मिले, माँ के सेलों में इंटर ना हो, उसके ब्लड में हो। बच्चे को कहाँ से मिलेगा? ब्लड से। तो माँ हाइपरग्लाइसेमिक होगी तो बच्चे को मिलेगा ना। माँ अगर पहले ही खुद ले लेगी तो बच्चे को क्या मिलेगा? फिर बच्चा तो वो कहीं से ले भी नहीं सकता। खतरे की बात नहीं नहीं, कोई खतरे की बात नहीं। गेस्टेशनल डायबिटीज़ ये है कि उसकी शुगर लेवल थोड़ी सी नॉर्मल आप रखें, क्योंकि डायबिटिक अगर है वाकई वो तो एक लेवल होती है वो, लेकिन वो ऑब्स्टेट्रिशियन उसको ग्लूकोफेज जो इस पे रख के थोड़ा नॉर्मलाइज कर देती है, ज़्यादा नहीं करती। लेकिन ये है कि इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है। तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ इज एक्चुअली टाइप 2, तो वो है एक्चुअली फिजियोलॉजिक मैकेनिज्म है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बड़ी हुई तो वो हो सकता है कि वो डायबिटिक हो, ट्रीटमेंट न लेती हो, डायबिटिक हो या बॉर्डर लाइन पर हो, और यहाँ तो एडिशनल तो आएगी इंसुलिन। वो एडिशनल जब आएगी, वो पहले से बॉर्डर लाइन पे थी तो वो वेल एस्टेब्लिश्ड डायबिटिक हो जाएगी, और फिर प्रेगनेंसी के बाद भी वो डायबिटिक ही रहेगी। वरना दूसरी सूरत में गेस्टेशनल डायबिटीज बाद में खत्म हो जाती है। समझ गए? तो वो इस तरीके से जहाँ पर, तो यहाँ पर उमूमन ये चीज़ें जहाँ पर आप देखोगे, तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखें, अगर हार्मोन्स के पास जाते हैं ना हम लोग, तो हम स्टार्ट एक्चुअली अगर हम कर लें ना, अगर थैलेमस से और वहाँ से हम मेलाटोनिन यानी पाइनियल ग्लैंड से स्टार्ट कर लें तो ये ज़्यादा रिमोट हो जाएगा। इसको रहने देते हैं, सीधा आ जाते हैं हम हाइपोथैलेमस के पास। सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड वो है, न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद है। इसके इफेक्टर ऑर्गन्स सामने नहीं होते, इसके जो भी यहाँ से निकलते हैं वो न्यूरॉन्स से निकलने वाली सीक्रेशनें होती हैं, और वो जाती ब्लड में, ब्लड में जाती हैं तो वो न्यूरो हार्मोन होते हैं, और न्यूरो हार्मोन होते हैं तो फिर कहाँ जाएंगे, वो फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो इसका मकसद है कि सबसे पहला जो आपका ग्लैंड है जो आपको करना है वो है क्या? हाइपोथैलेमस। अब आप ये देख रहे हैं सैजिटल सेक्शन काटा हुआ है यहाँ से, और अगर ऐसे काट के यहाँ रखा है तो ये राइट है, ऐसे काट के इधर रखा है तो ये राइट साइड है, ऐसे आगे है तो ये फ्रंटल लोब है, यहाँ ऑक्सीपिटल होगा, ऊपर पार्इटल यहाँ पर, और यहाँ इसका लोअर जो पोर्शन है आपको बताइए डायंसेफ्लॉन यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो पूरा जो सेरिब्रम है वो तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये है, और इधर फंसा है हमारा डायंसेफ्लॉन। थोड़ा ऊपर कर लो, चलो यहाँ से, यहाँ है इसका थैलेमस, यहाँ है इसका हाइपोथैलेमस, और ये जो हाइपोथैलेमस है उसके साथ लटका है ये स्टाक जो यहाँ पर आके पिट्यूटरी को पकड़ लेगा। पिट्यूटरी का ये आगे वाला हिस्सा, और ये दरअसल ये है उसका असल हिस्सा, ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये थ्रोट से गया था, ये गया है थ्रोट से। इसका न्यूरोलॉजिकली कोई कनेक्शन नहीं है इसके साथ। मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूँ कि ये इसका अपना रियल सन है, इसका बेटा है, ये एडॉप्टेड है। जैसे रियल सन एडॉप्टेड होते हैं, तो जो रियल सन होते हैं वो नालायक होते हैं उन्होंने, सिक्योरिटी होती है उनको, और जो एडॉप्टेड होते हैं क्योंकि उनको सिक्योरिटी नहीं होती तो वो ज़्यादा काबिल ज़्यादा होते हैं। तो वो जो है ना ये, वो अपने बाप के पैसे पे चलता है, सीक्रेट विक्रेट कुछ नहीं करता, स्टोर करके निकालता है। हम समझ रहे हैं कि शायद यही सीक्रेट कर रहा है, बाप बोल रहा है उसको, वो वाकई ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। वहाँ से निकलने वाले ग्लैंड से एक्चुअली हाइपोथैलेमस से आते हैं, इससे तो निकलते ही नहीं है, लेकिन हम उनको बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। निकल उसके जेब से रहे होते हैं ना, हालांकि पैसे उसके बाप के होते हैं। वो कमाता भी खुद है, खर्च भी खुद करता है, बल्कि दूसरों को भी देता है, और इसके असर की वजह से बहुत सारे ग्लैंड्स तुम्हारे बॉडी के ग्रूम करते हैं। आके अब आ ही गया है, लग गया है उसके साथ, चिपक के रह गया है, तो पिट्यूटरी तो बोलेंगे उसको, क्या कहें, वरना आया थ्रोट से, ओरिजिन नहीं है। और ओरिजिन नहीं तो आप बोलते यहाँ क्यों आया? कहीं भी बैठा हुआ होता तो ब्लड तो हर जगह जाता है, तो यहाँ क्यों आया है? हम भी सोचते थे वो, और टीचर बताती नहीं, बैठ जाओ या तुम्हें क्या है, ये तुम्हें क्या है, तो आज तक पता ही नहीं चला क्यों है। लेकिन ये नहीं कि हम भी छोड़ा नहीं, हम लोगों ने अपने दिमाग इस्तेमाल करते करते आखिर में जवाब ढूंढ लिया कि ये क्यों गया है उधर। ये गया इसलिए है क्योंकि इतने हार्मोन्स उसके अपने काम के तो हैं ही नहीं, ये दूसरों को स्टिमुलेट या इनहिबिट करने के लिए देता है। कब किसको कितना देना है, कब देना है, ये अकल इसमें नहीं है, ये अकल ब्रेन में है। इसलिए ये तालीम लेने के लिए इसको ब्रेन के नीचे जाके बैठना पड़ा है, ब्रेन के साथ जुड़ना नहीं पड़ा, क्योंकि ब्रेन का हिस्सा तो है ही नहीं।
ये उधर जाके बैठा है इनके साथ, बैठ गया है तो उसने देखा कि वहाँ से भी एक लटक रहा है, उसके साथ आके बैठ गया है। बैठ गया है तो इसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ गया, वरना ये पिट्यूटरी ग्लैंड था ही नहीं। कैसे नहीं था? आप देखें यहाँ से, आप एम्ब्रियोलॉजी करीब आप इसको देखें, ये पूरी एम्ब्रियोलॉजी है, ये देखें पूरा बॉडी है आपका, ये हेड का रीजन है और ये बाकी ट्रंक है। यहाँ से आपने देखा कि इधर माउथ और नोज वगैरह यहाँ से शुरू होगा, और यहाँ से शुरू होगा तो यहाँ से फेरेंक्स आएगा, ये फेरेंक्स है, और यहाँ से ये इसोफेगस होगा, ये स्टमक होगा, यही है ना यहाँ से। और यहाँ से आप ऐसे करके डायफ्राम बना लो, ये पूरा करके आप यहाँ पर एनल के साथ, यही होता है डेवलपमेंट के टाइम पर। ठीक यहाँ ये पोस्टीरियर, ये एंटीरियर है, इधर आपका ब्रेन भी है और ये स्पाइनल कार्ड बैक साइड से। ये ब्रेन का हाइपोथैलेमस है, इसने यहाँ से लटक के ये दे दिया भाई ये मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये ले लो, ये मैंने एक बेटा जन्म दिया है, ये मेरा बेटा है और इसके साथ ये लटक रहा है मेरे साथ, ये मेरा बेटा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसके देखा देखी, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड ये 2 हार्मोन बनाऊंगा मैं, खर्च ये करेगा, ये देगा आपको, ये इसको बोलेंगे आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यानी ये भी धोखा। चलो ठीक है, बोल देंगे, हमें क्या, वो काम करे बस। इसके देखा देखी यहाँ पता चला कि एक और जगह पे भी कोई चीज़ पैदा हो रही है, और उसके अंदर तो 5-6 खजाने हैं हार्मोन्स के, लेकिन वो कब कब सीक्रेट होंगे, कब किसको ज़रूरत कब पड़ेगी, ये उसको पता नहीं, कब दूँ कब ना दूँ। और ये पता, ये सारा सॉफ्टवेयर जो है ना वो उधर है ब्रेन में। तो यहाँ से क्या होगा, अभी तो ब्रेन सीधा मेरे फेरेंक्स के ऊपर ऐसे लेटा हुआ है, अभी तो बीच में बेस ऑफ स्कल वगैरह बोन बना ही नहीं है, ये तो बहुत अर्ली है। यहाँ से रूफ ऑफ द फेरेंक्स से जैसे ये नीचे गिरा था ना, ये ऊपर उठेगा, फिर डिटेच होगा। क्यों डिटेच होगा? बीच में बोन जो आ जाएगा, अभी तो आया नहीं है बोन, अभी तो थोड़ा लेटा हुआ है नरम सा ब्रेन ऊपर। ये जो पाउच ऊपर गया, अभी तो पाउच है ना, इस पाउच का नाम है राथकेस पाउच, ये इसकी एम्ब्रियोलॉजी है, ये आएगी। ये राथकेस पाउच है जो आया है कहाँ से? फेरेंक्स से, वो ये एक्टोडर्मल है, उसके एपिथेलियम से आया, उस और देखते देखते डिटेच हो गया। अब तो नीचे का है, बेस ऑफ स्कल बन गई, ये आपका वर्टिब्रा बन गए, ये हो गए, ये तुम्हारी क्रेनियल कैविटी हो गई। अब इसका मकसद है कि ये इस बच्चे के पैदाइश के साथ ही वो लपक के ले गया, एडॉप्ट कर रहे हैं उसको। अब हम बोलते हैं शायद ये ब्रेन का ऐसा, ऐसा कुछ नहीं, दोनों बेटे भाई साथ पल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल वो जाहिर है उसका वास्ता उसके साथ न्यूरोलॉजिकल है, ब्लड रिलेशन है, यानी यहाँ तो ब्लड रिलेशन नहीं कहेंगे, न्यूरोलॉजिकल रिलेशन है उसका। डक्ट नहीं है, डक्ट कौन सी डक्ट, ये तो ग्लैंड ही नहीं है, ये तो आपको दिखा रहा है ये मेरा ग्लैंड है फलाना नालायक तरीन, ये ऐसे पड़ा हुआ है ऐसे, वो तो पाउच से ग्लैंड बन गया, ये पाउच का पाउच ही रहा। जो हार्मोन्स मौजूद है ना, ये देख रहे हैं ये आप मुख्तलिफ रंगों के, ये दरअसल न्यूरॉन्स की कलेक्शंस हैं, ये ग्रीन और कलेक्शन है, तो ये और है, तो ये और है, तो ये और, तो ये वगैरह वगैरह। यहाँ बेशुमार डजन्स में न्यूक्लिया है, सेल बॉडी कलेक्शन है। आपको पता है सेल बॉडी कलेक्शन फॉर वन सिंगल पर्टिकुलर पर्पज, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये बहुत सारे न्यूक्लिया हैं यहाँ पर। उन न्यूक्लिया में 2 न्यूक्लिया ऐसे हैं, एक न्यूक्लियस है जो आपके इस ऑप्टिक के कियाज्मा से ऊपर यहाँ मौजूद होगा, ये वाला न्यूक्लियस, इसको कहते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। और दूसरा जो न्यूक्लियस आप थोड़ा सा ऊपर करके ध्यान से देखेंगे ना, तो ये वेंट्रिकल की तरफ यहां कहीं मिलेगा आपको, वेंट्रिकल की क्या पैरेलल, उसको कहते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। उसके बाद हैं वैसे बहुत सारे, लेकिन उसमें से मैं एक बता रहा हूं, क्या उसका नाम है, क्या पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ये वाला। ये सेल बॉडियां हैं लाखों, ये भी लाखों, इनसे जाहिर है एग्जॉन्स निकलेंगे, और एग्जॉन्स जो निकलेंगे इसके स्टार्क से गुजरेंगे, पाइनियल स्टार्क से, वो डंडी जो है उसकी, उसमें से गुजरेंगे और फैल जाएंगे किसमें, उनकी टर्मिनल्स कहाँ होंगे, उस पाउच में जिसका वो नाम कह रहा है कि ये ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है, कौन सा उसके पास सेल पड़ा हुआ है, कौन सा उसका वो सेल सीक्रेशन होती है, कुछ नहीं होता है, यही उसके जेब में पैसे डालता है, वो बोलता है कि ये कमा रहा है, कोई नहीं कमाता है। ये सारे न्यूरॉन्स उधर बैठे हुए हैं, वो जो न्यूरॉन्स बैठे हैं तो उनके बंडल नीचे आते हैं, और जब यहाँ से ऑर्डर आता है तो इस एक्सॉन्स के बंडल से सीक्रेशनें बहती रहती हैं एक्सोप्लाज्मिक
एक्सोनल फ्लो होता है, और इनके टिप से यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप निकल रहे होते हैं क्या, न्यूरोट्रांसमीटर। तब बोलेंगे जब यहाँ कोई इफेक्टर आर्गन हो, ये नहीं है तो हार्मोन हो गया। और यहाँ पर जो आसपास में ब्लड सर्कुलेशन है वो उसको चूस के ले जाती है, डिलीवर हो गया। वो कहेंगी हम लेके आए हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने किया है कि उसके बाप ने किया है? उसके बाप ने किया है। लेकिन हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है, सब बोलते हैं, हम भी बोल देते हैं, हमें क्या तकलीफ है। वो जो आपका सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस है ना, वो जो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस अभी आपने यहाँ से देखा था ना, ये सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस, इससे निकलती है ऑक्सीटोसिन, इससे निकलता है एंटी डायरेक्टिक हार्मोन ADH, जिसको वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। और जो दूसरा है ना ये पैरावेंट्रिकुलर, पी से आगे कौन सा लेटर होता है? ओ, तो ओ से ऑक्सीटोसिन। ये कभी कभी जरूर कंफ्यूज में ही हो जाता है, इस वजह से मैंने इसका ये हल ढूंढा है। तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है तो पी से पहले ओ है, तो ओ से शुरू होने वाला हार्मोन यहाँ से आएगा ऑक्सीटोसिन। अगर यहाँ से ऑक्सीटोसिन आएगा तो दूसरे से तो वैसे ही ADH है ही, तो उसको लिए तो रटने की जरूरत नहीं। रटा में सिखा था नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी जहाँ मुझे बड़ी कन्फ्यूजन होती है मैं समझता हूँ स्टूडेंट की थोड़ा सा उसका हिंट दे दें यहाँ पर, तो यहाँ से। लेकिन ये नहीं है कि ये ऑक्सीटोसिन ही निकलेगा यहाँ से, 90% ऑक्सीटोसिन निकलता है, उसके लिए मशहूर है, तो थोड़ा बहुत ADH भी निकाल लेता है, लेकिन उसके लिए मशहूर नहीं है। तो हम इस वजह से समझते हैं कि सारा ऑक्सीटोसिन यहाँ से, सारा यहाँ से, और जो पूरा आएगा तो ये यहाँ से टिप बाय टिप यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप बहेगा और इसको ब्लड लेके जाएगी। वो बोलेगा कि हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी से लेके आए हैं, एक्चुअली ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन से, लेकिन हम उसको बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। तो ये अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन हैं तो वो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसके अंदर तो कम से कम 6-5 जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं वहाँ पर, और हर सेल ग्रुप जो है वहाँ पर, ये तो ग्लैंड है, बाकायदा ग्लैंड है ना वो, तो ये तो न्यूरॉन्स तो है ही नहीं ना, ये तो ग्लैंड है बाकायदा। आम जो सेल्स होते हैं ग्लैंड के एपिथेलियल टाइप, ये ग्लैंड है, इसलिए इसको हम कहते हैं। वैसे पूरे इससे पिट्यूटरी ग्लैंड को दोनों को मिला के बोलते हैं हाइपोफिसिस सेरिब्री। सेरिब्रम से नीचे लटकता हुआ कुछ हाइपोफिसिस सेरिब्री बोलते हैं इन दोनों को मिला के। लेकिन दोनों को जब देखा तो एक न्यूरोलॉजिकली कनेक्टेड है न्यूरो हाइपोफिसिस, और एक खुद ग्लैंड है, इसने अडॉप्ट कर लिया है, वरना वो अपने पाँव पे खड़ा है, इसलिए उसका नाम है एडिनो हाइपोफिसिस, एडिनो ग्लैंड को कहते हैं। तो एक को कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एडिनो हाइपोफिसिस, और उसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफिसिस, सबको मिला के बोलते हैं हाइपोफिसिस सेरिब्री, अदर नेम पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये एंटीरियर लोब है, ये पोस्टीरियर लोब है। जो एंटीरियर लोब है इसके अंदर मल्टीपल टाइप्स के सेल्स हैं, और मल्टीपल टाइप के सेल्स में हर ग्रुप, हर कॉलोनी अलग अलग हार्मोन प्रोड्यूस करती है। जैसे एक सेल्स हैं जिनको हम यहाँ पे कहते हैं सोमेटोट्रॉप्स, सेलों के नाम, ये एक हार्मोन देते हैं, इसका नाम है सोमेटोट्रोपिन, इसी का नाम प्यार से है ग्रोथ हार्मोन। उसके सेलों से प्रोड्यूस होता है, वो खुद कमाता है, वो बाप से नहीं लेता, खुद कमा रहा है। उसने तो कुछ भी नहीं कमाया, जनरेट ही नहीं किया उसने, जनरेट तो न्यूरॉन्स ने किया है, वो तो थे ही न्यूरोट्रांसमीटर, इसने निकाला, बोला नहीं नहीं ये न्यूरो हार्मोन है, चलो ठीक है, और ये मैं ही कमा रहा हूँ, चलो ठीक है। वो तो जनरेट ही खुद कर रहा है, वो तो एक्चुअली उसका तो उसके साथ कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं है ब्लड रिलेशन नहीं, लेकिन साबित करते हैं कि देखो इसका ब्लड रिलेशन है उसके साथ। अब कनेक्ट तो होगा ना, अब जो न्यूरोलॉजिकली कनेक्ट नहीं होगा तो आया क्यों है? उससे ऑर्डर लेने के लिए आया, उससे सलाह लेने के लिए आया। वो सलाह कैसे देगा? वो कान में तो नहीं बोलेगा, वो जाहिर है अपने साथ कुछ केमिकल्स डालेगा इसके अंदर कि ये है, ये करो, ये करो, ये करो, और वो जो केमिकल्स इसके पास आएंगे ना एंटीपिट्यूटरी का, वो ब्लड के जरिए आएंगे। माना सीधा स्टॉक है ही नहीं उसके पास, तो उसका मकसद है कि वो ब्लड के जरिए आएंगे, और वो ब्लड के जरिए जब आएंगे तो आएंगे उधर से, और आगे कोई इफेक्टर ऑर्गन नहीं होगा, वो ब्लड में डाल देंगे। लेकिन ब्लड में इसके रिसेप्टर किधर मौजूद होंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी में, सीधे नीचे, लेकिन जाएगा तो ब्लड से ही ना, भले दूर नहीं है, करीब है, आएगा तो ब्लड से, लेकिन वो हार्मोन होगा। तो इसका मकसद ये है कि अगर ये 6 किस्म के तुम्हें यहाँ पे मिलते हैं सेल्स, तो कम से कम 6 किस्म के हार्मोन्स भी देगा। कौन? रेगुलेटर होगा, जो ऊपर जो रेगुलेटिंग हार्मोन्स, हार्मोन ही बोलेंगे लोग, फैक्टर्स भी बोलते हैं उसको, हार्मोन भी के हैं तो हार्मोन, लेकिन न्यूरो हार्मोन है, क्योंकि ऊपर से तो न्यूरोलॉजिकल ग्रुप्स हैं ना, वहाँ तो ग्लैंड नहीं होता है। न्यूरॉन्स तो आपको पता है हार्मोन्स भी न्यूरॉन्स ही प्रोड्यूस करते हैं।
तो यहाँ से ये न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करेंगे हार्मोन्स, यानी यहाँ होगा क्या, ग्रोथ हार्मोन। फिर दूसरा जो होगा ना ग्रुप, यहाँ से निकाल के देगा, यहाँ एक ग्रुप ऑफ सेल्स होगा, उसको यहाँ पे हम कहेंगे कार्टिकोट्रोपिन, सॉरी कार्टिकोट्रॉप्स। ये यहाँ से जो सेल्स हैं सोमेटोट्रॉप्स, और अब आ जाएंगे कार्टिकोट्रॉप्स, और ये देंगे क्या, कार्टिकोट्रोफिन, और उस कार्टिकोट्रोफिन का नाम है ACTH। इसको कार्टिकोट्रोफिन भी बोलते हैं, एडिनो कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये दूसरा ग्रुप है सेल्स का। फिर जो तीसरा ग्रुप होगा सेल्स का, वो आएगा, वो बोलेगा कि मुझे आप ये जो सेल्स हैं, मेरा नाम है थायरोट्रॉप्स, और ये प्रोड्यूस करेगा थायरोट्रोपिन, जिसका नाम है दूसरा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर जो चौथा उठेगा वो बोलेगा कि मुझे आप कहें लेक्टोट्रॉप्स, क्योंकि ये देगा आपको प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन, लेक्टिन से नाम से जाहिर है मिल्क, ये प्रो है उसको, ये मिल्क को ज़्यादा सीक्रेट कराएगा, यहाँ से तो नहीं कराएगा, कहीं और ऑर्गन के पास जाएगा, वहाँ से मिल्क प्रोड्यूस कराएगा, वो होने में मरी। ये मेल में नहीं होगा, मेल में होगा लेकिन मेल में उसके फंक्शन डिफरेंट है। प्रोलेक्टिन मेल में होता है, मेल में होगा लेकिन क्यों नहीं, वहाँ भी होगा लेकिन उसके फंक्शंस वहाँ डिफरेंट है। ईस्ट्रोजन भी होता है, ईस्ट्रोजन भी होता है। तो जहाँ से भी आप यहाँ पे देखोगे कि ये है क्या, प्रोलेक्टिन। और फिर जो आखिरी आएगा ना, ये एक में 2 किस्म के सेल्स होते हैं, उसका नाम होता है गोनाडोट्रॉप्स, यानी ये मेल और फीमेल सेक्स ग्लैंड्स पे इफेक्ट करता है, गोनाडोट्रॉप्स। और ये जो गोनाडोट्रॉप्स होते हैं, ये फिर आपको गोनाडोट्रोपिन रिलीज कराएगा। गोनाडोट्रोपिन 2 होते हैं, एक होते हैं जिसको हम कहते हैं FSH, दूसरे को कहते हैं LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये 6 किस्म की ये खजाने एक हार्मोन के इस कलेक्शंस के अंदर, एक ग्लैंड के कलेक्शन के अंदर ये सीक्रेट होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, सीक्रेट नहीं, सिंथेसाइज होते हैं, ये सिंथेसाइज करते हैं। ये समझ लो कि ये थ्रोट से ये लेके आया है, ये समझ लो कि ये एक हीरा लेके आया है, इतना छोटा सा ग्लैंड है। और ये सिर्फ ये नहीं कि ये करता है, इन सब के इफेक्ट्स डिस्टेंट ग्लैंड्स पे होते हैं। तो आपकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है, मोस्टली पैंक्रियास को नहीं करेगा, और एड्रिनल ग्लैंड को कर देता है। एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर जो ग्लैंड्स होते हैं, तभी तो नाम है एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो इसका मकसद है कि एड्रिनल ग्लैंड पे करके वहाँ से कार्टिसोल निकालेगा। थायराइड हार्मोन से थायराइड ग्लैंड ये ना होगा ना, तो थायराइड ग्लैंड किसी काम का नहीं, ये बैठा हुआ होगा, वो नहीं निकालेगा जब तक थायरॉक्सिन नहीं बनाएगा, जब तक ये नहीं बोलेगा इसको, और ये नहीं निकालेगा कि ऐसे जब तक उसका बाबा नहीं बोले उसको, ये लाजमी। ये फीमेल में नहीं, क्योंकि मेल में पाए जाते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की लेवल, हाँ बिल्कुल, हाँ उसके जो फॉलिकल्स हैं उनको ग्रो करने के लिए, लेकिन यहाँ साइक्लिकल होता है, वहाँ साइक्लिकल नहीं होता, दोनों में होता है। अंदर तो ये इस तरीके से यहाँ पर होंगे। तो इन सब को रेगुलेट करने वाले रेगुलेटिंग हार्मोन्स इसके पास मौजूद है। तो इतने जो और ग्रुप्स दिखाए जा रहे हैं आपको, ये मल्टीपल ग्रुप्स है। तो ये मल्टीपल ग्रुप्स जो हैं, तो इसका मकसद ये है कि आप इन हार्मोन्स को जब देखोगे, तो जब आप यहाँ आओगे, तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है ना, तो इस ग्रोथ हार्मोन को कब प्रोड्यूस करना है, यहाँ पर मौजूद होगा एक छोटा सा कलेक्शन जिसका नाम होगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये रिलीज कराएगा। कह सकते हो, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, लेकिन कब नहीं करना उसके लिए फिर उसके पास अलग होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन। ये रिलीज को इनहिबिट करेगा, ये इनहिबिटरी हार्मोन। यानी देखो, इस सलाह की वजह से तो ये यहाँ आया है, वरना इसको थ्रोट से निकल के क्रेनियल कैविटी में जाके ये कौन सी मौत पड़ी थी, इसको कैसे जाके फंसता वहाँ पर जाके ब्रेन के साथ। ये गया इसलिए क्योंकि यहाँ पर सलाह मशवरे वाले बहुत बैठे हैं, हाइपोथैलेमस विसरल फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ा वो दरबार बैठा है वहाँ पर। ये जानबूझ के अल्लाह ने इसको इसके नीचे लगाया है। सर ग्रोथ में फिर हाइट भी आती है ना? हाइट भी आती है। तो सर हाइट तो जेनेटिकली नहीं, हाइट जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होती है। देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। अगर फार्म में ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा ना, ग्रोथ हार्मोन हाइट को बढ़ाने के लिए ग्रोथ हार्मोन पहले लिवर पे एक्शन करता है, और लिवर से एक और हार्मोन निकालता है जिसका इफेक्ट आपके ग्रोथ पे होता है, लीनियर ग्रोथ पे। उसका नाम है सोमेटोमिडिन सी, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं उसको। तो ग्रोथ हार्मोन ने उस पर एक्ट किया।
डायरेक्ट बोन पे नहीं जाता, ग्रोथ हार्मोन मसल पे जाएगा लेकिन डायरेक्ट बोन पे नहीं जाता, पहले जाएगा लिवर के पास, लिवर से निकालेगा सोमेटोमेटिन सी। सोमेटोमेटिन सी जो है ना वो आपके एपिफिजियल कार्टिलेज पे जाके लेन देन करेगी आपके। सर वो तो हाइट तो पहले प्रोग्राम होती है, प्रोग्राम होगी तो प्रोग्राम भी तो इन्हीं को रेगुलेट करके निकालेगा ना, प्रोग्राम कोई हार्मोन कोई ऐसे तो नहीं है कि प्रोग्राम हो गया तो फिर हो ही जाएगा, हो जाएगा तो ये आएंगे तो होगा, इनको निकालेगी तो होगा। यही अगर फॉर एग्जांपल इनको निकालने के बाद ये होता है कि ये जो आपके एपिफिजियल प्लेट होती है ना, ये एपिफिजियल प्लेट को आपका ईस्ट्रोजन भी एक्ट करता है उस पर, क्योंकि वो भी तो एक प्रोलिफरेटिंग हार्मोन है। मतलब हम ये समझ सकते हैं जिनकी हाइट जेनेटिकली नहीं बढ़ती तो उनके अंदर जेनेटिकली इस हार्मोन की कमी होती है। कमी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। वजह यह है कि इसने बढ़ाया आपको कब, जब आपकी एपिफिजियल प्लेट मौजूद थी। लेकिन अगर आपकी एपिफिजियल प्लेट जल्दी ही फ्यूज हो गई, कंज्यूम हो गई जल्दी, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम होने तक आपको तो बढ़ाएगा, उसके आगे तो नहीं बढ़ाएगा। ये कैसे कंज्यूम हो जाती है आपकी एपिफिजियल प्लेट? एपिफिजियल प्लेट आपने देखा होगा कोई लॉन्ग बोन्स होते हैं ना, जिसको कहते हैं डायफिसिस, और इसके बाद ये है एपिफिजिस, यहाँ होती है एपिफिजियल प्लेट, ये कार्टिलेज होता है, पैदा होने के साथ ये अभी कार्टिलेज होता है। उसके बाद इससे आस्ता आस्ता सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं और बोन की साइज लंबी हो जाती है, डायफिसिस की साइज लंबी हो, दोनों तरफ से जो कार्टिलेज है बोन देता जाएगा, ज़रा 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 से ज़रा से लेन देन हो जाएगी, कद हो जाएगा। अगर इसकी प्रोलिफरेशन बहुत क्विक हुई ना अगर, तो 12-13 साल में ये कंज्यूम हो जाएगा, तो 12-13 साल में जो भी कद किया बस वो ही का। अब ग्रोथ हार्मोन आ रहा है, वो अब क्या आ रहा है, कहाँ सर पटकेगा, आएगा लिवर के पास, सोमेटोमेटिन निकालेगा, सोमेटोमेटिन यहाँ आएगा, पता चला यहाँ तो एपिफिजियल प्लेट ही गायब है, तो कद कौन सा बढ़ेगा आपका? और सर कुछ लोगों का बढ़ता ही 13-14 के बाद। नहीं 14 के बाद तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन यह है कि बढ़ता रहेगा उसके बाद, लेकिन उनका भी तब बढ़ेगा जब ये, क्योंकि उनका बढ़ेगा इसलिए क्योंकि तब तक ईस्ट्रोजन, तब तक टेस्टोस्टेरोन आ चुका होता है, तो उसका भी इफेक्ट है। ईस्ट्रोजन का इफेक्ट प्रोलिफरेटिव है। अगर अर्ली एज में ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होना शुरू हो गया ना, तो ये अर्ली एज में ही फ्यूज होकर खत्म हो जाएंगे, फिर जल्दी जल्दी जितना कद किया बस। तो जिन औरतों के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अर्ली शुरू होते हैं ना, उनके कद छोटे रह जाते हैं, और जिनके लेट शुरू होते हैं, क्यों? क्योंकि लेट शुरू होते हैं इसलिए ताकि ईस्ट्रोजन का वर्क बहुत, यानी अभी शुरू नहीं हुआ है ईस्ट्रोजन का वर्क, क्यों? मेंसेस स्टार्ट नहीं हुए, मेंसेस स्टार्ट हुए जाके 15 ईयर्स के बाद, तो 15 ईयर्स तक तो हुकूमत किसकी होगी? ग्रोथ हार्मोन की। वो ग्रोथ हार्मोन का कद बढ़ाता रहेगा, ईस्ट्रोजन अभी आया ही नहीं। ईस्ट्रोजन आया ना, तो ईस्ट्रोजन का आते ही पहला काम ये होगा कि वो प्रोलिफरेट करे, ब्रेस्ट डेवलप करेगा, ये वो, आवाज़ चेंज हो जाएगी, ये सब कुछ, और इनको बोलेगा जल्दी करो, फारिग करो उसको। वो जितना कद कर दिया एपिफिजियल प्लेट घूम। और अगर ये 9 ईयर में हो गया तो लड़की तो 4.5 फुट की मुश्किल से ही होगी, और 4.5 फुट की लड़की अगर उसके अंदर एपिफिजियल प्लेट ही गायब हो गई, तो अब ग्रोथ हार्मोन क्या सर पटकेगा, कहाँ आएगा, क्या करेगा इसका? कुछ गर्ल्स पहले से ही लंबी हो जाती है। पहले से लंबी ऐसे कैसे पैदा होती लंबी होगी? सर हमारी कैसे लंबी होगी मतलब? सर वो 9 की अभी हुई है और वो बिल्कुल टॉल हो 9 ईयर्स की, 9 इयर्स की। ठीक है, वो हार्मोनल हो सकता है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ कैसा नहीं, लेकिन ओवरऑल रूल यही है। बड़े जो अब देखें, बड़े खास हो गई जैसे सेंट्रल एशियन, रशियन, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में औरतें जो 5.5-6 फुट तक होती हैं। वजह यह है कि वहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल, वहाँ पर ओवरऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट होते होते को 16 साल लग जाते हैं। यहाँ 9 ईयर्स में भी है, अरब में 8 ईयर्स में भी है। 9 ईयर्स में अरबों ने शादियाँ करवाई हैं अपनी बच्चियों की, 9 ईयर्स में। तो ये मतलब वहाँ इतना अर्ली भी हो जाता है। यहाँ हमारे पास 12-13 साल उमूमन एज है मेनार्की की। रशिया वगैरह में यहाँ पर 15-16 है, 17 भी कहते हैं कि कहीं कहीं तो वो लड़कियाँ जो है ना 5-5.5 फीट की होती है। हमारे पास 5.5-6 की लड़कियाँ आपको मिलेगी ही नहीं। 5 की लंबी लगती है लड़की यहाँ पर, यदि वो 5 की भी लंबी लगती है, लेकिन 5.5 के लड़के के सामने खड़ा करो उसके शोल्डर पे आती हो। तो हमें यूज तो हो गए ना हम लोग 5 फुट की, 5 प्लस सम इंचेस, ये तो हम समझते हैं बहुत अच्छी हाइट है। ज़्यादातर हमारे जो गर्म इलाकों की होते हैं, ये उमूमन रेशियल भी होता है, रेसिस के अंदर मुख्तलिफ। तो ये इस तरीके से यहाँ पर होगा। और ऐसा ही आपने देखा कि ये ACTH है ना, तो ACTH को कब प्रोड्यूस करना है? जब ऐसे हालात होंगे, क्योंकि ये लाइफ सेविंग हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है।
और इसके लिए फिर कौन होगा, ये इसका बाप माने क्या, यहाँ पर मौजूद होगा कार्टिको, इसका तो नाम है ना कार्टिकोट्रोपिन, तो वहाँ होगा कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH। ऐसे थोड़ी कोई खामखा आया है, इसलिए तो आया है कि इसको ऊपर से हिदायतें मिलती हैं। ये हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियस है, ये हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियस है। और ऐसा ही यहाँ पर गोनाडोट्रोपिन है रिलीजिंग हार्मोन से FSH-LH, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, इसका नाम है आर्क्यूएट न्यूक्लियस, आर्च लाइक है, यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, तो वो निकलेगा और वो भी इसी तरीके से यहाँ आएगा। किसको, इसको FSH-LH को प्रोड्यूस कराएगा। इनिशियली FSH को कराएगा, FSH ब्रेक लगा देगा LH पे कि अभी तुम ना आओ, अभी मेरा काम है, और वो बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गया और बढ़ता रहेगा। ये पहला दिन, दूसरा, तीसरा, पाँचवां, आठवां, नवां, 9th डे तक ह्यूज लेवल, हाईएस्ट लेवल होगी FSH, वहाँ से डाउन होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ये डाउन होगा LH बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो LH का बढ़ना शुरू हो जाता है 9th डे के बाद, फिर 9th डे के बाद जितना FSH कम उतना LH ज़्यादा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, जैसे 14th डे पहुंचा तो जितना FSH कम उससे 50 गुना बढ़ जाएगा LH उस दिन, इसको सर्ज बोलते हैं। वरना जितना वो गिर रहा था उतना वो इंक्रीज हो रहा था, जितना वो गिर रहा था उतना वो 9th डे के बाद की बात होता है। लेकिन 14th डे पे पता चला कि जितना वो गिरा है उसे 50 गुना ये ज़्यादा जंप लगाया है इसने, ये सर्ज कहलाती है। और ये सर्ज होगी ना तो उधर से ओवम निकलेगा, LH सर्ज की वजह से ओवम निकलता है। LH सर्ज नहीं हुई ना, LH सर्ज नहीं हुई तो ओवम खड़ा रह जाएगा। ये ओवम में ऐसी चेंजेस लाता है LH कि वो बाहर निकल आता है, वो बाहर निकल आएगा तो ओव्यूलेशन हो जाएगी, ओव्यूलेशन हो जाएगी, उसको पकड़ लेगा, पकड़ के उसको एम्पुला में डाल देगा। तो ओव्यूलेशन LH करवाता है, LH की सर्ज करवाती है, जस्ट LH नहीं, सर्ज, सडन ह्यूज राइज इन LH। FSH ने वो ओवम को डेवलप किया ना, फॉलिकल, वो जो फॉलिकल पीछे पड़े हुए थे जिसमें से रेस में शामिल हो गए तुम्हारे कोई 20 के करीब, उसमें से एक ओव्यूलेट होगा, तो ये तो FSH कराएगा। उसका तो नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो क्यों डाला है ऐसे, कोई तफरीन तो नहीं डाला, वो इसलिए डाला है कि अंदर से जो ओम पड़ा हुआ है उसके पीछे जो फॉलिकुलर सेल्स हैं जो जोना ग्रेनुलोसा वगैरह बनाएंगे वहाँ से ऐसे निकल के बाहर आएगा, निकालने का काम LH करेगा, LH का सर्च करेगा। ओव्यूलेशन तो फिर FSH ने किया भाई, तैयार किसने किया, ओव्यूलेशन तो LH ने की ना, LH ना, ओव्यूलेशन देखो ये ओवम अकेला तो नहीं ना होता, ओवम के अराउंड आपको पता है ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स जो ग्रेनुलोसा सेल्स बनाते हैं, तो वो जो पहले सिंगल थिन सा सेल का सिंगल लेयर होता है, बाद में इतना मोटा हो जाता है 50 लेयर बन जाते हैं, तो ये किसने बनाए होते हैं, ये कौन से सेल्स होते हैं, फॉलिकुलर होते हैं ना, जो पहले सिंगल फिर मोटे हो जाते हैं, फिर स्ट्रेटिफाइड होकर इतना बड़ा सा फॉलिकल बन जाता है, ग्राफेन फॉलिकल। तो ये इतने ग्राफेन फॉलिकल के जो बाहर लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं, ये फॉलिकुलर सेल्स होते हैं ना, ये किसके सहारे पे खड़े हो गए थे, FSH के सहारे पे ना, LH कैसे बनाएगा। और FSH ने कब तक उनको ग्रो करवाया, उनको ग्रो करवा के 9th डे तक उनको ऐसे चने की झाड़ पे चढ़ा गया, आ जाओ सारे, वो सारे आ गए क्या, सारे शायद सारे सबके ओवम निकलेंगे शायद, पता चला कि वहाँ से 9th डे पे सबको ले आया और खुद अब डाउन होना शुरू हो गया, वो डाउन होना शुरू किया तो सब में खलबली मच गई, ये हमें आसरा देके लेके आया है इधर और ये खुद डाउन हो रहा है, तो सब आखिर डाउन हो गए, उनकी ग्रोथ ही खत्म हो गई। लेकिन एक को अल्लाह ताला ने अंदर इंटरनल सर्वाइवल सिस्टम पैदा किया, उसने बोला यार चलो दफ़ा करो, ये FSH ख़त्म भी हो गया, मैं तो ग्रो करूँगा, वो ग्रो करेगा, और उधर से उसके कम होने की वजह से LH बढ़ता है, और 40th डे पे आके तो LH ऐसे बढ़ जाता है जैसे ना रोज़ पेट्रोल 2 रुपये 4 रुपये ऐसे ही होता रहता है ना, सुबह को उठे पता चला पेट्रोल 150 रुपये बढ़ गया, ये सर्ज है, इसको सर्ज कहते हैं, सडन राइज होती है उसको सर्ज बोलते हैं, तो इसको सर्ज बोलते हैं, इसको LH सर्ज बोलते हैं। वो यही सबसे बड़ा इंसेंटिव है टू गेट द ओवम आउट फ्रॉम दैट होल कवरिंग ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ये आपको 14 दिन पे होगी, मोस्टली 14 दिन पे। ओवम का बनना नहीं, ओवम का बनना तो इसका काम ही नहीं, बनना तो ओव्यूलेशन का निकलना LH का काम है, उसको डेवलप करना उसको FSH का काम है। लेकिन इस दौरान जो हमारा ओवम है, जो मियोसिस 1 का वो पहला वाला फेज प्रीनेटली 5वें महीने में देख के आया है और वहीं अरेस्ट होके बैठा हुआ है, तो वो जाहिर है जब आगे बढ़ेगा तो वो चुप करके तो नहीं बैठेगा ना। मियोसिस के 2 फेजेस खत्म करने हैं उसको, दो उसको स्टेजेस खत्म करने हैं, और हर स्टेज में 4 फेजेस होते हैं। और जितने भी फॉलिकल इस वक्त ओवरी में बैठे हुए हैं, उसने पहले मियोसिस के 4 फेजेस का जो पहला वाला फेज है ना प्रोफेसर, वो आधा देखा हुआ है, आधा, 7.5 फेज अभी देखने बाकी है उसको, to form a mature ovum that will be fit for the fertilization। यहाँ थोड़ी ये फॉलिकल बैठे हुए हैं, ये सब फॉलिकल की शक्ल में बैठे हुए हैं, और हर महीने
5 से 20 फॉलिकल्स ग्रो करने की तरफ बढ़ेंगे। और उनके अंदर क्या सिर्फ फॉलिकुलर सेल होंगे क्या? कि अंदर ओवम भी कुछ करेगा? ओवम आपके सिर्फ अभी प्रोफेज और मेटाफेज की हालत में, प्रोफेज हालत में आधे में बैठा हुआ है, वो आखिर प्रोफेज खत्म करेगा, मेटाफेज खत्म करेगा, एनाफेज खत्म करेगा, टेलोफेज खत्म करेगा, तभी 2 होगा। और जो 2 होगा तो एक को मिलेगा साइटोप्लाज्म सिर्फ 5%, दूसरे को मिलेगा 95%, तो वो बड़ा हो जाएगा, सेकेंडरी यूसाइट बन जाएगा, वो छोटा सा पोलर बॉडी, वो फर्स्ट पोलर बॉडी है। ये सब खेल अभी भी अंदर है, अभी ओव्यूलेशन नहीं हुई है। हाँ, ये ज्यादा से ज्यादा 12वें 13वें 12वें डे पे, और तब तक 9th डे के बाद 10वां 11वां 12वां, इन 3 दिनों में बाकी सारे खत्म। और ये भी खेल किस में होगा? जो निकलना, उसको मियोसिस के बाकी फेज कंप्लीट करना कौन करेगा? वो जो सरवाइव कर रहे हैं, बाकी सारे फेज खत्म, डॉट पड़े हुए होंगे। हर महीने कितने डॉट? अगर 20 चले हैं तो 19 डॉट, अगर 5 चले हैं तो 4 डॉट, और ट्विन हो गए तो 2 डॉट, मतलब ट्विन हो गए तो नहीं, ट्विन में एक भी ओम 2 बना सकता है। हाँ, अगर जैसे अभी 3-3 4-4 बच्चे ये वो हैं जो इंजेक्शन लगवाती हैं, फर्टिलिटी क्लिनिक्स में इंजेक्शन लगवाती हैं, उनके 3-3 4-4 ओम निकल आते हैं। 6-6 8-8 बच्चे जो सुनते हैं ना आप, ये आप इनकी पूरी हिस्ट्री देखें ना, तो हिस्ट्री देखें ना आपको पता चल जाएगा कि ये ग्रोथ हार्मोन की FSH और इसकी जो है ना इंजेक्शन लगी हुई हैं, ताकि ओम निकले। और ये ओम की जगह पे 6-6 ओम निकल आते हैं, और जैसे निकल आते हैं तो फिर अब ज़ाहिर है नेचर के अगेंस्ट हम करते हैं, तो ज़ाहिर उसका नतीजा निकल सकता है। स्पर्म्स की तो कोई कमी नहीं होती, वो तो 30 करोड़ होते हैं एक अटेम्प्ट में। 2 ml सीमेन में 30 करोड़, तो 6 ओम्स को निपटना कौन सा मसला है? तो वो इस तरीके से निकलता है। तो अभी भी ये एक पोलर बॉडी, और अभी भी ये मियोसिस 1 के 4 फेजेस कंप्लीट करके सेकेंडरी यूसाइट बन गया। लेकिन सेकेंडरी यूसाइट भी सफिशिएंट नहीं है, इसको एक और मियोसिस में दाखिल होना होगा। 14वें दिन से 1-1.5 दिन पहले, 14वें दिन तक 1-1.5 दिन पहले मियोसिस 2 में इंटर हो जाता है, उसका प्रोफेज कंप्लीट करता है। मेटाफेज की दिन पे पहुंचा तो 14वां दिन पहुंच गया, ओव्यूलेशन हो गई। एलएच नहीं इंतजार करवाएगा कि नहीं तुम अपने मियोसिस के बाकी 4 स्टेजेस पूरी करो। वो मेटाफेज हालत यानी सेकंड मियोसिस के सेकंड फेज में अगर पहुंच गया है ना, तो निकलो बाहर, ओव्यूलेशन 14वें दिन पे ओव्यूलेशन। एनाफेज और टेलाफेज बाहर भी नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी होगा। ये कैसे? अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो अगले 2 स्टेजेस पूरी करेगा, अगर नहीं हुई तो मेंसेस का साथ ये निकल जाएगा। तो इसने मियोसिस के बाकी 2 फेजेस देखेगा ही नहीं, ड्रॉप आउट हो गया समझ लो 4th ईयर में, फाइनल ईयर डिग्री नहीं देखेगा। लेकिन अगर स्पर्म अंदर चला गया और फर्टिलाइजेशन हो गई, तो फर्टिलाइजेशन का पहला जो फंक्शन है, पहले तो सेक्स डिटरमाइन हो जाएगा, क्योंकि स्पर्म में से कौन कामयाब हुआ है, इसके पास तो एक्स है, अगर एक्स कामयाब हो गया तो ये बच्ची होगी। तो पहला फेज जो होगा फर्टिलाइजेशन का आउटकम, वो है सेक्स डिटर्मिनेशन, पहले लम्हे, और उसके बाद है नेक्स्ट 2 फेजेस ऑफ मियोसिस हैव टू बी कंप्लीटेड इन ओवम। स्पर्म में नहीं, स्पर्म तो रेडी अपने सारे फेजेस कंप्लीट करके मैच्योर होकर पहुंचा है। ये अपने 2 साल या 2 ईयर शादी के बाद पूरी करेगी ओवम। यानी जाइगोट ही करेगा ना फर्दर? जाइगोट अभी बना कहाँ? फर्टिलाइजेशन का मसला अभी हुआ ये कि एक तो सेक्स डिटरमाइन होने का मामला तय हो गया, क्योंकि अब तो कोई और स्पर्म आएगा नहीं। दूसरा ये है कि मियोसिस स्टार्ट हो गई, वो स्टार्ट हो गई तो वहाँ से टर्शरी यूसाइट बना और एक और पोलर बॉडी बन गई, क्योंकि अब के बाद ये फिर मियोसिस 2 के एंड पर फिर 5% 95% साइटोप्लाज्म का खेल। सर स्पर्म तब तक वेट कर रहा है। हाँ, देर नहीं लगती ना, बहुत ही क्विकली हो जाता है। स्पर्म के आने की वजह से उसके जो हार्मोन्स होते हैं और ये सारा काम फौरन करा देते हैं। वो है भी, उसमें भी है क्या, अभी यो मेटाफेज हालत में ऐसे ही तो होना है, ऐसे हो के उसका साइटोप्लाज्म दे दो, न्यूक्लियस बन गया, उसका न्यूक्लियस बन गया, ये काम का न्यूक्लियस है। तब तक वो भी अपना न्यूक्लियस निकाल के ये ले आएंगे, दोनों न्यूक्लियस, दोनों प्रो न्यूक्लियाई, उसमें भी 23, इसमें भी 23, दोनों मिलके बोलेंगे हम एक न्यूक्लियस, ये जायगोट है। अब जायगोट है तो आप कहेंगे सर ये जो बन गए हैं अब इसको न्यूक्लियस दे के कंप्लीट करूं? नहीं, क्यों? क्योंकि अब आप माइटोसिस नंबर 1 में दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि 1 से 2 होना है, और उसमें न्यूक्लियर एनवेलप को रप्चर करते हैं कि नहीं? तो जब करते हैं तो फिर बनाओ ही नहीं इसका न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस को क्या करते हैं, दोनों
क्रोमोसोम्स को जोड़ के न्यूक्लियर एनवेलप बनाते हैं तो डॉटर सेल बन जाता है। लेकिन जायगोट में तुम न्यूक्लियर एनवेलप ना बनाओ, बिठाओ इनको 46 को, और 46 को बिठा के उनकी रिप्लिकेशन करके ये वो करके प्रोफेज नंबर 1 प्रोफेज में दाखिल कर दो। ये माइटोसिस का प्रोफेज है। और उसके बाद स्पिंडल बनाओ, उसके बाद डिटैच करो, डिटैच करके अब इनको न्यूक्लियर एनवेलप दे दो, 2 डॉटर सेल बन जाएंगे। ये पहली क्लीवेज कहलाएगी। पहले दिन में ये होता है। जायगोट बनने के बाद 24 आवर्स में 1 से 2 बन जाते हैं। दूसरा दिन पूरा ले लेते हैं, 2 से 4 बन जाते हैं। तीसरा दिन पूरा ले लेते हैं, 4 से 8 बन जाते हैं। फिर एक और दिन लेके 6-8 बन जाएंगे। अब इतना बड़ा हो जाएगा कि अब इसको लुढ़काया जाएगा, यहाँ से चलो, अब यहाँ इतनी जगह नहीं। और अगर वहीं रुक गया तो फिर उधर ही पकड़ लेगा, क्योंकि उसके अंदर भी जो एपिथेलियम है उसमें भी साइक्लिकल चेंजेस आती हैं। वो समझ लेता है कि चलो यहीं रुक जाते हैं, यहाँ भी तो बिल्डिंग बन रही है, चलो पकड़ लो इसको, चुपके लिए इधर वहीं पकड़ लेगा। उसको पकड़ा तो गया, अब नीचे नहीं बढ़ेगा। नीचे यूट्रस इंतजार में कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। ये स्टमक की तरह मुंह में च्युइंगम है, वो समझेगा अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, पता चला आ ही नहीं रहा। तो सर यूट्रस में है, मतलब कंसीव नहीं। कंसीव कैसे नहीं हुआ है? कंसीव हो गई, उसका ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बढ़ा हुआ होगा, यूरिन टेस्ट पॉजिटिव, वो खुश भाई, मुबारक मुबारक, वो पता चलेगा कि उधर यूरिन पड़ा हुआ है फलोपियन ट्यूब, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ये दूसरे हफ्ते में ही पेन शुरू होना शुरू हो जाएगा। वो जगह इतनी ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, वो समझेगी अभी चलो हो जाता है करके 2 हफ्ते और निकाल ली। और 2 हफ्ते कैसे निकाल ली? ये 2 हफ्ते उसने कहाँ निकाले हैं? उसको तो पता ही नहीं है कि वो कंसीव हुई है, क्योंकि 2 हफ्ते तक तो वो अगले मेंसेस का इंतजार कर रही है। उसको तो जब पता चलेगा कि उसने पीरियड मिस किया है तो पीछे एम्ब्रियो 3रे हफ्ते में दाखिल हो चुका है। उसको तो होश ही बाद में आता है। 3रे हफ्ते में एम्ब्रियो इतनी साइज का हो जाएगा, और इत्तेफाक से अगर इतनी साइज का हो गया और उसको पता ही अब चला है, तो इसका मकसद है कि जैसे उसने पीरियड्स मिस किए हैं, फौरी तौर पे पहली सेटिंग उसको ऑब्स्टेट्रिशियन से रखनी चाहिए, और पहले ही उठते ही पहला अल्ट्रासाउंड हो जाना चाहिए। और अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा कि सैक है ही नहीं यूट्रस में, सैक तो इधर पड़ी हुई है। इसका मकसद है कि इट इज एक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी है। फौरन टर्मिनेट कर, फौरन से भेजते हैं, क्योंकि अगर 2 हफ्ते और गुजर गए तो ये रप्चर हो जाएगी। रप्चर हो जाएगी तो आपने देखा ना, फलोपियन ट्यूब को जो आर्टरियाँ हैं, उस फलोपियन ट्यूब की एक आर्टरी यूट्राइन आर्टरी की ब्रांच है, दूसरी ओवरिन आर्टरी की ब्रांच है, और ओवरिन आर्टरी वो आर्टरी है जो डायरेक्ट एओर्टा की बेटी है, डायरेक्ट एओर्टा से निकलती है। यूट्राइन आर्टरी तो फिर भी इंटरनल ईयर की ब्रांच है, वो तो डायरेक्ट एओर्टा से आती है। डायरेक्ट एओर्टा, अब अंदाजा लगा, जो एओर्टा से डायरेक्ट निकलती होंगी वो क्या आर्टरियाँ होती होंगी? एओर्टा का प्रेशर देखो, ये देखो, ये किसी और की नहीं, डायरेक्ट एओर्टा की ब्रांच है, वहाँ से ट्यूबल आर्टरी है, दोनों आपस में, तो कितना ब्लड फ्लो होता होगा। और ये जो फलोपियन ट्यूब यहाँ से रप्चर हो गया तो क्या ब्लीडिंग होगी अंदर, वो खबर हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाती। मेरे एक फ्रेंड की वाइफ जो है, शी डाइड ऑफ दिस, और वो ऑर्थोपेडिक का प्रोफेसर है। मैं देखता था जब जिस ज़माने में कुछ ये हुआ था वाक़या, तो छोटा बच्चा था, उसको जब देखूँ वो उसके साथ है, कभी उधर कॉलेज में लेके आ रहा है उसको, मैं यार ये बच्चे की आदतें ख़राब करोगे, इसको घर पे छोड़ के आएगा। तब जाके उसने मुझे बताया कि इसकी मदर का इंतकाल दूसरे बच्चे के दौरान। मैंने कैसे? जो वो ट्यूबल रप्चर से। मैं इसको देख रहा था, मैंने डॉक्टर की वाइफ जो है ट्यूबल रप्चर से, ट्यूबल प्रेगनेंसी से, उसको पता ही नहीं चला है, उसको नहीं चला होगा। मकसद है कि उसने पहले महीने में मिस कर दिया होगा, बोला यार जाती हूँ करके वो 1 महीना निकाल लिया होगा उसने, और 1 महीना होना 4-5 हफ्ते का। सिम्टम्स साइंस सारे के सारे प्रेगनेंसी वाले होंगे, क्यों नहीं होंगे भाई? जब अंदर बच्चा पल रहा है, ये जगह और है ना, चलो ठीक है, बच्चा तो वही है, ब्लड में वही है, हार्मोन्स वही जाएंगे, सब कुछ वही, शी इज प्रेग्नेंट। लेकिन वो ट्यूब में, वो ट्यूब उसकी साइज बढ़ेगी, रप्चर हो जाएगा ट्यूब। ये साइज बच्चे की बाद में बढ़ती है ना, आखिरी 2 महीने में बच्चा अपना वजन और ये करता है, कद पहले थोड़ा साइड उसका बढ़ जाता है, लेकिन 1 महीने में बच्चा नेल जितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतनी भी जगह नहीं होती वहाँ पर, ये रप्चर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पर बोलेंगे तो यहाँ पर। और इसके साथ साथ अगर आपको प्रोलैक्टिन को भी सीक्रेट करवाना है तो फिर ऊपर से आप प्रोलैक्टिन को सीक्रेट कराने के लिए किसी भी हार्मोन की ज़रूरत नहीं हो। प्रोलैक्टिन में खुद ही इनहेरेंट स्टिमुलेशन होती है। तो आप बोलेंगे जी तो फिर हमेशा प्रोड्यूस होता रहेगा? नहीं, इसको रोकने वाला हार्मोन ऊपर होता है।
उसको हम यहाँ पे कहते हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर या हार्मोन PIF। और ये केमिकली डोपामीन है, केमिकली ये डोपामीन है। तो ये डोपामीन यहाँ से प्रोड्यूस होता है और इसको जाके ब्रेक लगा के रखता है, तो प्रोलैक्टिन बहुत कम सीक्रेट होती है। ये नहीं होगा ना अगर, तो प्रोलैक्टिन ज़्यादा सीक्रेट होगा। यानी प्रोलैक्टिन को सीक्रेट कराने के लिए किसी स्टिमुलेटरी हार्मोन की ज़रूरत नहीं है, रुकने के लिए ज़रूरत है। ब्रेक है, ब्रेक को छोड़ोगे तो तेज़ निकलेगा, एक्सेलेरेटर की ज़रूरत नहीं। इसलिए जो भी ड्रग डोपामीन को सप्रेस करती है, माने वो प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ाती है। और डोपामीन को सप्रेस करने वाली जितनी भी ड्रग्स होती हैं वो बेसिकली एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो होती हैं वो डोपामीन सप्रेसर होती है, वो एंटी डोपामिनर्जिक होती है। साइकोटिक जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं, वो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो भी दे देंगे डोपामिन को कम करेगी, डोपामिन को कम करेगी तो PIF को कम करेगी, इसको कम करेगी तो प्रोलैक्टिन ज़्यादा सीक्रेट होगा, प्रोलैक्टिन ज़्यादा सीक्रेट होगा तो ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा बनाएगा, गैलेक्टोरिया हो जाएगा। और जब भी गैलेक्टोरिया होता है तो जब भी गैलेक्टोरिया होता है क्यों होता है? प्रोलैक्टिन ज़्यादा सीक्रेट होगा। और जब भी प्रोलैक्टिन ज़्यादा सीक्रेट होता है वो साथ में बैठे हुए इस मोहल्ले में जो FSH है ना, इसको ब्लॉक कर देता है। जब भी प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ होगा प्रेगनेंसी रोक देगा। तो जो औरतें अपने बच्चों को मुसलसल ब्रेक फीड कराएंगी ना, वो औरतें 2 साल तक बच्चा पैदा नहीं करेंगी। जो कुदरत ने देखो क्या उसूल रखा है, और हमारी हदीस में भी यही है, सुन्नत में भी यही है कि 2 साल बच्चे को 5 या 6 महीने तक तो बच्चे को पानी का ड्रॉप भी नहीं देना है, जितना मिल्क है उतना सफिशेंट है। हम पहले ये समझते थे यार सफिशेंट कितना है, माँ जो है वो 5 ml तो मुश्किल से मिल्क बना पाती है 2 घंटे में, 2-5 कैसे? वो बच्चे के स्टमक में 5 ml की जगह होती है सिर्फ। ये जो हम उसको 50-60 ml की बॉटल मुंह में डाल देते हैं ना, वो उसके स्टमक को एक्सपेंड कर देती है। तो बच्चे को सीधा बिठाओ, ऐसे करो, इसको सुलाओ तो देखो कैसे वोमिट करता है। वो उसके स्टमक में जगह ही नहीं, उसके स्टमक में जगह ही 5 ml की होती है। वो 5 ml माँ के पास होता है उतना, हर 2-2 घंटे बाद आप जल्दी जल्दी उसको पिलाते रहो, दिन में 6-8-10 दफ़ा उसको मिल्क पिलाओ, 5-5 ml सफिशिएंट है, इनफ। पानी पिलाने की जरूरत नहीं। तो 6 महीने तक तो उसको बच्चे को ज़बान पे कोई चीज़ रखो ही नहीं, मिल्क इज़ इनफ फॉर। उसके 6 महीने के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो फिर अब आप ऐड करते जाओ, लेकिन मिल्क जारी रहे। और इस दौरान बच्चे का माँ का FSH डाउन रहेगा, फॉलिकल डेवलप ही नहीं होंगे, ओव्यूलेशन होगी ही नहीं, माँ कंसीव ही नहीं करेगी। इसका मकसद है कि अल्लाह ताला ने भी नॉर्मली दूसरे बच्चे को रोक के रखा है 2 साल के लिए, ताकि ये मिल्क पीता रहे। क्योंकि अगर इस दौरान अगर कभी कभी पिलाया ना तो फिर इधर से कंसीव कर देगी, आ जाएगा दूसरा, और दूसरा आ जाएगा तो वो जो दूसरा है माँ फिर उसको ब्रेस्ट रखेगी। और बहुत सारे मेडिसिन में सप्रेस हो जाता है, हो सकता है मेडिसिन डोपामिन सप्रेशन भी हो सकती है। अगर यहाँ सप्रेस हो जाए तो डोपामिन तो और जगहों भी सप्रेस हो जाती है, जैसे सबसे नायग्रा है वहाँ से भी डोपामिन होता है, वहाँ से भी डोपामिन सीक्रेट होती है। उसके सप्रेशन की वजह से, उसके डिजनरेशन की वजह से पार्किंसंस डिजीज हो जाती है। दैट इज डोपामिन आल्सो ये प्रॉब्लम करेगी। और जो लोग डोपामिन पे होते हैं पार्किंसन डिजीज की वजह से लिवोडोपा लेते हैं, माना डोपामिन लेते हैं अंदर, तो डोपामिन जब लेंगे तो उनकी प्रोलैक्टिन सप्रेस हो जाएगी, तो मिल्क की सीक्रेशन कम हो जाएगी। एंटीसाइकोटिक वाले मिल्क की सीक्रेशन ज़्यादा रहेगी, माने उसको गैलेक्टोरिया हो जाएगा। गैलेक्टोरिया भी साथ में एमेनोरिया भी, गैलेक्टोरिया एमेनोरिया सिंड्रोम, दिस इज ड्यू टू एंटीसाइकोटिक ड्रग यूज। तो ये इस तरीके से यहाँ पर लाइकवाइज ये हार्मोन्स है, ये हैं हमारे सारे रेगुलेटरी हार्मोन्स, और ये यहाँ पर एंटीरिपिट्यूटरी है। अब ये वाले हार्मोन्स यहाँ पहुँचेंगे कैसे, जबकि रास्ता ही नहीं है कोई, ये तो ऐसे बैठा हुआ है, ये कैसे हाइपोथैलेमस इनको करेगा? ये हाइपोथैलेमस कैसे करेगा? ये हाइपोथैलेमस इसका अपने फैक्टर से इसके पास कैसे पहुँचाएगा? ये ऐसे पहुँचाएगा कि अगर कोई हार्मोन ले लें, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से ले लें CRH ले लें, यहाँ से इसके जो न्यूरॉन्स होंगे वो क्या होंगे, एक्सॉन्स बड़े होंगे या छोटे छोटे होंगे? छोटे छोटे, क्योंकि इसका इफेक्टर ऑर्गन इधर बैठा हुआ है, सामने तो नहीं बैठा हुआ। तो ये एकदम से क्या डालेगा? ब्लड में। अब ब्लड में कैसे डालेगा? यहाँ जाहिर है हाइपोथैलेमस की कोई आर्टरी तो होगी ना जरूर, हाइपोथैलेमिक आर्टरी, वो आर्टरी यहाँ से स्प्लिट होकर होते होते आखिर में आर्टीरियोल होकर आखिर में कैपिलरीज बनेगी। क्यों? क्योंकि ब्लड जो चाहिए इसको, तो ये कैपिलरीज। और ये जो कैपिलरीज आएंगी तो कैपिलरी रीयूनाइट हो जाएंगी, भाई मिल गया ना आपके हाइपोथैलेमस को, सबको ब्लड मिल गया है, चलो वो मिलके फिर यही कैपिलरीज ज्वाइन होके क्या बनाती है? वेन्यूल्स। और वेन्यूल्स मिल मिला के क्या बनाती है? वेन।
और किसी आर्गन को जब वेन छोड़ती है तो कहाँ जाके इंटर हो जाती है, किसी न किसी ट्राइब्यूटरी ऑफ सुपीरियर वेना केवा में, अगर डायफ्राम से ऊपर है तो इन्फीरियर में, अगर डायफ्राम से नीचे। यही है आर्गन का कोई भी ब्लड निकलने के बाद क्या किसी और आर्गन में जाता है क्या? नहीं, कभी भी नहीं होता। गंदा पानी किसी घर से निकलेगा तो क्या किसी दूसरे घर में जाएगा? ऐसा नहीं होगा, वो वहाँ से गंदे पानी में निकल गया। तो ये यहाँ से निकल, अब ये जो यहाँ से निकली है ना ये वेन, हम समझते हैं कि इसको सुपीरियर वेना केवा की किसी ट्राइब्यूटरी में ज्वाइन कर लेना चाहिए, जुगुलर वुगुलर में कहीं। पता चलता है कि ये यहाँ नहीं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में घुस गई, एक आर्गन को छोड़ के दूसरे आर्गन में वेन चली गई। ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा एक यहाँ है, एक इधर है। जीआईटी की जितनी भी वीनस ड्रेनेज होती है क्या सीधा इन्फीरियर वेना केवा में जाती है कि लिवर में जाती है? तो आर्गन से गंदा ब्लड लेके एक और आर्गन में, ऐसी वेन को हम कहते हैं पोर्टल वेन। ये बॉडी की दूसरी पोर्टल वेन है, वो मशहूर है तो इसको हम पीवी कह देते हैं पोर्टल वेन। ये मशहूर नहीं है तो इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल वेन, हाइपोथैलेमिक पोर्टल वेन। मशहूर जो नहीं है तो नाम डालना पड़ता है ताकि हमें ध्यान जाए इस तरफ। ये डायफ्राम मशहूर है ना, हालांकि इसका नाम है थोड़े को एब्डोमिनल डायफ्राम, ये आपको पता नहीं होगा, ये मुझे पता है, लेकिन सारी दुनिया इसको डायफ्राम डायफ्राम बोलती है। क्या डायफ्राम यहाँ नहीं है? इसको कोई भी नहीं बोलता है डायफ्राम, इसको पहले भी डायफ्राम बोलते हैं, क्यों? मशहूर जो नहीं है। सिस्टाइटिस बोलते हैं यूरिनरी ब्लेडर के, कभी यूरोसिस्टाइटिस बोला है कभी उसको? नहीं। सिस्टाइटिस बोलते हैं ब्लेडर, सभी समझ जाते हैं यूरिनरी ब्लेडर। क्या गाल ब्लेडर ब्लेडर नहीं है? उसको क्यों नहीं बोलते सिस्टाइटिस? उसके आगे डालते हैं कोली बाइल कोलीसिस्टाइटिस। तो कुछ मशहूर जो आर्गन है उन पे नाम पड़ गए। तो यहाँ पोर्टल वेन, सीधा पोर्टल वेन, उसको नहीं बोलते हैं यहाँ पर एंटीरो हेपेटिक पोर्टल वेन, ऐसे तो नहीं बोलते, यहाँ इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमिक पोर्टल वेन। और इस पोर्टल वेन में यहाँ से जो निकला होगा फैक्टर वो किस में चला जाएगा? कैपिलरीज में, और वो यहाँ से होता हुआ कहाँ आएगा? वेन्यूल से होता हुआ वेन में, और वेन यहाँ फेंकेगी इसको, क्योंकि ये वेन दोबारा स्प्लिट होगी, क्योंकि वेन जहाँ इंटर होती है उसका वही सूल होता है कि स्प्लिट होकर कैपिलरियाँ बना दो। तो ये कैपिलरी बनाएगी, और यहाँ जो स्प्लिट होगी तो कैपिलरियाँ बनाएगी, और कैपिलरी के अराउंड क्या होंगे? सेल्स। इसलिए फिर हम इनको कैपिलरीज नहीं बोलते, हम इनको साइनोसाइड्स बोलते हैं। उस साइनोसाइड में जो ब्लड पड़ा है, अब सिर्फ ब्लड पड़ा है कि उसके अंदर फैक्टर्स भी हैं। कौन सा फैक्टर? जो भी आया होगा ऊपर से, तो सस्पेक्ट करेगा नहीं जो उसके काम के होंगे। अगर ऊपर से CRH आया है तो जहाँ सस्पेक्ट करेगा कार्टिकोट्राफ्स पे, और वहां से क्या निकालेगा? ACTH। तो देखो CRH का असर ACTH पे कैसे पड़ा? इस पोर्टल वेन के जरिए। यानी ये इसका रियल सन है तो न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन है, ये इसका अडॉप्टेड सन है तो इसका ब्लड कनेक्शन है। हालांकि अडॉप्टेड के साथ ब्लड रिलेशन नहीं होता, इसके साथ है। अब क्या करें जब न्यूरोलॉजिकल नहीं है? तो न्यूरोलॉजिकल को ब्लड समझ लो, ब्लड को कुछ और समझो, चलो ये इसके साथ कनेक्शन है। अब जो भी हार्मोन दोगे ये इसके किसी न किसी ट्राफ्स पर असर करके वो ट्रोपिन निकाल लेगा, तो फिर उसके बाद इसके अराउंड तो बहुत सारी ब्लड वेसल्स है, फिर उसमें डाल देगा ACTH। अब ACTH डाल देगा, पूरी बॉडी में घूमेगा, लेकिन असर करेगा कार्टेक्स पे, ऑफ एड्रिनल ग्लैंड पे, क्योंकि रिसेप्टर उधर है, और वहां से असर करके वहां से कार्टिसोल निकालेगा, और जहां से कार्टिसोल निकालेगा तो फिर कार्टिसोल के इफेक्ट्स होंगे। लेकिन करवाया इसने, हाइपोथैलेमस ने, क्यों? इमरजेंसी है। कार्टिसोल पता है एक लाइफ सेविंग हार्मोन है, या आपकी शुगर की लेवल को बढ़ाएगा, या आपकी शुगर की लेवल पहले तो बढ़ाएगा कि ग्लूकोज जहाँ स्टोर है काट के ग्लूकोज बनाओ, वो ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज देगा, क्योंकि आपको इमरजेंसी में ग्लूकोज की ज़रूरत है। जब वो तोड़ चुका होगा तो उसके बाद तो आपको ग्लूकोज को और ज़रूरत है, तो फिर आपके फेट को मोबिलाइज करेगा। यानी खाना कितना खाया होगा, ग्लाइकोजन कितने स्टोर्स होंगे? 8-9 घंटे तक तो चलो कुछ भी ना खाओ तो ग्लाइकोजन अवेलेबल हो जाएगा, ग्लूकोज ये तोड़ेगा, कुछ ये कुछ ग्लूकोज। 9 घंटे के बाद वो कह रहे अब तो ग्लाइकोजन तो सारा खत्म हो गया तुम्हारा, अब क्या करूं? तुम्हें जिंदा जो रखना है, तुम्हें ग्लूकोज जो देना है, ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, तो फिर क्या करेगा? वो जो तुम्हारे स्टोर्ड जो है, स्टोर्ड भी कौन सी? फैट, ट्राइग्लिसराइड्स, इनको तोड़ के लिवर में लाएगा। ग्लूकोज तो नहीं बना पाएगा, लेकिन उससे तुम्हें कीटोन बॉडीज बना के देगा। भाई तुम्हें जिंदा रहना है ना, काम चलाओ। ये कीटोन बॉडीज भी तो, ये कीटो डाइट क्या है? यही तो है। ये कब? ये 9 घंटे के बाद। अब आपके कीटोन बॉडीज आपको एनर्जी दे रही हैं, कीटो डाइट, ये कीटोन बॉडीज दे रही हैं। कौन? आपका फैट गला के, उससे आपको लकड़ियाँ जो ख़त्म हो गई तो पेपर जला के, हाँ वो आप इस तरीके से करेंगे। और यहाँ तक आते आते आप देखिए जो कीटोन बॉडीज़ हैं, फ़र्क ये है कि जो ग्लूकोज के बर्न आउट होके कैलोरीज बनाने जाने, उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है
उससे पायरुविक एसिड वगैरह ये सारी चीज़ें बनती हैं। लेकिन फैट जब कीटोन बॉडीज जब जलती हैं तो वहाँ से फिर एसीटोन और इस किस्म की पर ब्रीदिंग वैसी हो जाती है, एसीटोन ब्रीदिंग हो जाती है। उसके अंदर ख़ास एक स्मेल होती है जो 9-10 घंटे के भूख वाले बंदे में होती है, जिसको हमारे नबी ने कहा है कि उसकी जो खुशबू है वो मुश्क की खुशबू से ज़्यादा अल्लाह को पसंद है, क्योंकि वो रोज़ेदार है ना, क्योंकि अल्लाह की वजह से वो भूख बर्दाश्त करके बैठा हुआ है, खाने पड़े हुए हैं, ले नहीं रहा है अल्लाह के खौफ से, क्योंकि उसके लिए नहीं रखा। ये वो कीटोन एसीटोन ब्रीदिंग है। इसलिए बोला गया है कि एक टाइम आ जाए ना, जैसे मगरिब की अजान हो जाए, मेक हेस्ट इन ब्रेकिंग फास्ट, जो जल्दी फास्ट ब्रेक करेगा उसके लिए ज़्यादा ब्लेसिंग है। ज़्यादा मतलब जल्दी का मतलब है टाइम ब्रेक होने के लिए, ये नहीं कि नहीं मैं अल्लाह की वजह से और 15 मिनट और रख लेता हूँ, ये कुफरान नेमत है। फिर ये कुफरान नेमत है, मकरूह होता नहीं होता मौला बताएगा, लेकिन ये है कि ये कुफरान नेमत है। अल्लाह ने बोल दिया है कि यहाँ करो, तो क्यों बता? वो इसलिए क्योंकि वो जानता है, ही इज़ द डिज़ाइनर, उसको पता है इंसान यहाँ तक भूख रख सकता है, इसके बाद अब ग्लूकोज और चाहिए होगा आपको, और अब की बार उस आग को जलाने के लिए फिर घर के जो चीज़ें हैं वो जला के तुम आग जलाओगे। अब तो पन्ने वन्ने भी जल गए सारे। अब वो कौन होगा? वो होंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन को तोड़ के तुम ग्लूकोज बना के तुम एनर्जी प्रोड्यूस करोगे, यहाँ तक अल्लाह नहीं पहुँचने देगा। और जो भूख को अल्लाह उसको पता है कि कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक इसके लिए बेटर है, इससे आगे नहीं बढ़ाएगा। कि अब प्रोटीन जला के तुम्हें ज़िंदा रखा जाए, ये तब होगा जब कहीं भूख आपको दी गई है, किसी और शैतान ने आपको भूख में डाला है फाके में, और फाके में प्रोटीन आस्ता आस्ता ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। और ये भी कौन करेगा? ये सारे तीनों काम कार्टिसोल करता है। इसलिए कार्टिसोल जो ना प्रोटीन को ब्रेक करता है, प्रोटीलाइटिक है, उसको हर हाल में ग्लूकोज की लेवल को नॉर्मलाइज करके तुम्हें ज़िंदा रखना है। वो हालत भी ख़त्म हो गई तो खेल खत्म। अब इससे ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह पाएगा। वो ये 3-4 दिन तक कर लेता है। कोई आदमी कुछ भी न खा के 4 दिन तक ज़िंदा रह सकता है, 3 से 4। समझ गए? तो ये इस तरीके से यहाँ पर लाइफ वाइज ये हैं हार्मोन्स यहाँ से निकले हैं। तो ये मल्टीपल हार्मोन्स यहाँ से निकले, इन्हीं हार्मोन्स को लेके इधर से और यहाँ कैसे आ गया? तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे। चलो यहाँ से CRH दिखाया था ना, चलो तुम इसको TRH समझ लो, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये CTH दिखाया है ना, चलो तुम इसको TSH समझ लो। तो यहाँ तुम्हें पता तो चल गया कि जिस हार्मोन की बात कर रहे हैं ग्लैंड की, वो थायराइड ग्लैंड है। सोर्स पता चल जाएगा, वो थायरॉक्सिन। तो इसका मकसद है कि उसका रेगुलेशन में हमें पता चल जाएगा कि ये भी और ये दोनों मिलकर अटैक कर रहे हैं कि थायराइड ग्लैंड पे। इसको लेंगे हम कल, वो थायराइड ग्लैंड भी लेंगे, लेकिन हर ग्लैंड पर इसका असर नहीं है। इसको हम कहते हैं वैसे मास्टर ग्लैंड, लेकिन उसके बावजूद पेंक्रियास पे नहीं है। थायराइड के साथ छोटे से ग्लैंड पड़े हुए पैराथायराइड, उस पर नहीं है। लिवर वगैरह पर हैं, किडनी है, वो खुद एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, रेनिन, इरिथ्रोपोइटिन और भी बहुत सारे, तो वो भी खुद एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ये भी, और लिवर भी एक है जो एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, चलो 100 थोड़ी है कि उसके साथ बाइल डक्ट है, और भी हैं जो ब्लड में डाल देते हैं। तो ये भी उन पे असर नहीं है इनका। तो सभी ये नहीं है पिट्यूटरी ग्लैंड सब पे असर डालेगा, लेकिन बहुत सारों पे, थायराइड पे डाल रहा है, एड्रिनल ग्लैंड पे डाल रहा है, ओवरी पे, टेस्टिस पे, ब्रेस्ट पे, इन सारी चीज़ों पे इसका असर है। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ आपका मसल्स पे, स्केलेटल सिस्टम पे, इतना है कंट्रोल। तो आप समझ जब बॉडी पे कंट्रोल है, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो हम यहाँ से लेंगे सबसे पहले क्या, थायराइड एक्सेस लेंगे। उसके बाद फ़ौरन उसी क्लास में हम लेंगे एड्रिनल ग्लैंड की एक्सेस, CRH, ACTH एड्रिनल ग्लैंड, TRH, TSH थायराइड ग्लैंड, और ऐसा ही करके यहाँ से FSH, LH ओवरी, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, FSH, LH टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन। ये एक्सेस है यहाँ पर। जो इनके कब्जे में है पहले ये निपटा लो, उसके बाद वो जो इनके कब्जे में नहीं है, सबसे बड़ा पेंक्रियास, वहाँ से ग्लूकागन एंड, और इसके बाद यहाँ जब आएंगे तो इसके कंट्रोल में तो है, लेकिन वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में तो दिया है ना ऑक्सीटोसिन और ADH, उसके बारे में भी अंडरस्टैंड। तो इसके बेस में अगर जाएंगे ना आप, तो इट विल बी वेरी वेरी, तो इतना मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है, इसकी मैं वीडियो भेज देता हूँ।